8वीं क्लास के पेपर खत्म हुए तो मैंने कहा जी आपने कल से जाके ना जॉब ढूंढनी है, काम करना है। तो मुझे DN पे उसने जनाब 50 रुपये दिया। मैं घर आके 50 रुपये रख के बैठा हूँ सामने। मैंने कहा यार ये जिंदगी गुजारनी है और 50 रुपये एक दिन में अगर मैं कमा रहा हूँ तो दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव। दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। हाँ करूंगा जरूर कैपिटल गेन करने के लिए, बिकॉज आई कांट स्टार्ट अ बिजनेस राइट अवे, उठें और बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसे तो मुमकिन है नहीं। तो आई नीड कैपिटल एज वेल एज आई नीड एक्सपीरियंस। कोई भी स्टूडेंट मुझे आके बोलता है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकल के क्या करूँ, मैं उसको कहता हूँ एटलीस्ट 2 जॉब जरूर करें। बजाय इसके कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ दोस्तियां बनाएं। ट्राई टू बिल्ड रिलेशंस विद HR, मार्केटिंग, सेल। 2 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। नंबर 1, एक ऐसा टाइम भी था जब मेरा सेल्स का बंदा जो रेवेन्यू बना रहा था अपना घर लेके जा रहा था वो ज्यादा होगा, मेरे से ज्यादा था। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेल्स मार्केटिंग पाइपलाइन। 6 साल बाद आज बात करूं तो हमारे पास बड़ी प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन है कि हमें पता है जनवरी में हमने इतना रेवेन्यू कमाना है। तो जो पाकिस्तानी 90% कंपनीज में होता है कि पहला क्लाइंट तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से मिला, अपवर्क से मिला। यू डोंट हैव टू हायर रिसोर्स फ्रॉम वेरी स्टार्ट। वो ग्रो करते करते 12-13 लोग हो गए। ठीक है, इसी तरह आउटसोर्स करते हुए जीरो, अपना कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक फजूल सा ऑफिस बना के शायद अच्छा टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो हम आपको फायर नहीं करेंगे। ये सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए नाइटमेयर हो सकता है। CEO कैनॉट बी एवरीवेयर और एनी टाइम। नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ट्राई टू रिप्लेस देम एज सून एज पॉसिबल। एक से एक बढ़ के टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। खवातीन ज्यादा इमोशनल होती हैं तो बहुत कम खवातीन एंटरप्रेन्योर बनती हैं। वो पैनिक आगे पास करना स्टार्ट कर देती हैं। वो पैनिक उनका नजर आना शुरू हो जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी सुपर इंपॉर्टेंट। आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ये डिस्प्ले करना ही। जो भी लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं तो उनको ये समझने की जरूरत है कि ये सेल्स नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो इतना AI आ गया है और खास तौर पे हमारी जो फ्रीलांस इकोनॉमी है ना वो बहुत स्पीड के साथ श्रिंक होगी। अगर इस टाइम कोई AI नहीं कर रहा इस्तेमाल को, पायलट GPT एवरीडे नहीं कर रहे, दे आर डन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद मुनीर। आप देख रहे हैं सिंक विद साद की पॉडकास्ट हसल सीरीज़। आज के हमारे हसलर हैं फुरकान अजीज़। इनकी सक्सेस स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 500 प्लस बंदों की टीम बिल्ड की। ये एक ऐसा ग्राइंड है, ये एक ऐसी हसल है जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकती। इन्होंने आइडिया टू MVP वाले कॉन्सेप्ट को लेके आए कि किस तरह से आप आइडिया टू MVP क्रिएट कर सकते हैं। ये इनके एक नीश पे हम डिस्कशन करेंगे। बाकी इनके क्या चैलेंजेस रहे कंपनी सेटअप करने में, टीम हायरिंग करने में, कंपनी को बनाने से लेके, आइडिया को जेन में लाने से लेके, कंपनी को स्केल करने पे लेके और अब रिटेन करने पे, और अब AI वाले जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उन सब चीज़ों पे आज इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और इन्हीं की ज़बानी इनकी हसल स्टोरी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम साद मियां, क्या हाल है? बहुत अच्छे, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर योर टाइम। और रमज़ान में हम ये कर रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि लो एनर्जी के साथ हाय हसल स्टोरी इंशाल्लाह सुनेंगे आपकी फॉर श्योर। तो मुझे सुनाएं ये इन्वोजोन इसका कॉन्सेप्ट। मैं एक चीज़ बड़ी क्यूरियस होता हूँ, जब एक फाउंडर जब कंपनी खड़ी करता है ना तो वो सबसे ज़्यादा जो टाइम जिस पे लगाता है ना वो अपनी कंपनी के नाम पे लगाता है, लोगो पे लगाता है। स्टार्ट में आपने भी वो टाइम गुजारा। तो ये मुझे वो बताएं, ये कहाँ से आइडिया कंसीव हुआ नाम का और फिर क्या इसके पीछे फिलॉसफी? अच्छा, इसमें आइडिया ये था कि क्योंकि हम सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस या एक स्पेस में बैठी होती हैं। एक जोन होता है जिसके अंदर आप बैठे होते हैं और उसमें आप इनोवेट कर रहे होते हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई नया आइडिया, क्लाइंट का ही चाहे हो या आपका अपना हो, तो आप एक इनोवेट कर रहे हैं वाइल सिटिंग इनटू अ जोन। तो वहीं से मैंने सोचा यार एक जोन जहाँ पे इनोवेटिव लोग बैठे हैं और इनोवेट कर रहे हैं, इनोवेशन जोन से। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। और इसके लोगों की क्या लोगों के पीछे साइकोलॉजी ये थी कि वी शुड रिफ्लेक्ट कलर्स, पीसफुल कलर्स। अच्छा, रिसेंटली हमने रीब्रांड किया है ब्लू से ग्रीन में और उसमें लोगो भी हमने चेंज किया बिकॉज इंडस्ट्री चेंज हो गई है। तो जब हमने 2020 में इन्वोजोन का ओरिजिनल ब्लू गोल सर्कल वाला लोगो इन्वेंट किया था तो उसमें we wanted to शो कि एक सर्कल है कोई जोन को और फिर उसके अंदर आईजी स्मॉल काइंड ऑफ। तो उसमें कलर एंड जो टाइपोग्राफी थी वो दोनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करी थी हम किस तरह पीसफुली एक चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं। एंड देन फिर हमने जब इवॉल्व किया इनटू ग्रीन लोगो तो उसमें हमने फिर जेनजी लुक दिया बिकॉज अब हमारा सारा जो टैलेंट जेनजी है ऑब्वियसली, तो उनके साथ एक रेजोनेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे बताएं ये कैसे असल शुरू हुई? सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे थे
पढ़ रहे थे तो आपने क्या सोचा था कि मैं बस बाहर निकलते साथ बिजनेस शुरू कर दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आई वाज कोई 8वीं क्लास का स्टूडेंट, तो दो बड़ी बहनें थी, एक छोटी बहन थी, तो 3 बहनों के दरमियान वाला भाई, ठीक है। जो कि थोड़ा सा बहनों के साथ कभी इसको मार लिया, कभी इसके इसको साथ। कर लिया, हाँ। हाँ जी, तो घर में बड़ा तंग करता था हाँ, मैं, हाँ। तो अम्मा ने कहा कि 8वीं क्लास के पेपर खत्म हुए, तो अम्मा ने कहा जी आपने कल से जाके ना जॉब ढूंढनी है, काम करना है, ताकि जरा मेरा इसको बिजी करें। हाँ मेरी जिंदगी उनकी जिंदगी भी सुकून में आए। हाँ, और आपको भी लगाए, हाँ आरे जी। लगाए। तो अच्छा, वहाँ उस टाइम पे मैं जरा लफंडर हो चुका हुआ था। आई हाँ, वाज वेरी मच अवे फ्रॉम द स्टडीज और काम वगैरह। क्रिकेट तो टुकड़ हाँ खेलना जी, गली मोहल्ले एग्जैक्टली, में वाला खेल कूद सीन, में हाँ। जो होता है। हाँ। तो अच्छा, अम्मा ने मुझे कहा, तो मैंने कहा ऐसे ही, अम्मा ने कह दिया, कुछ नॉन सीरियस ले लिया। तो हाँ। शाम को अम्मा ने ना मुझे खाना नहीं दिया। ठीक है। दिस वाज वेरी हार्ड हाँ, मॉम, हाँ, लाइक हाँ। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने बात नहीं सुनी और आप जो है ना आज डिजर्व नहीं करते। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगले दिन फिर मुझे समझ आ गई थी कि यार चलो कल रात तो किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन आज ये सख्त हो गई है हाँ, अम्मा, हाँ, हाँ। ये जरा गेम हाथ से ये निकल आगे गई निकल गई है। है। तो आई वेंट एंड आई आइडेंटिफाइड थोड़े 2-4 जगहों पे, मार्केट में लिखा होता है काम करने वाले लड़की की ज़रूरत है, बुक डिपो पे, मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे। तो आइडेंटिफाइड कि मुझे ना एक बुक डिपो वाले ने कहा यार कि मेरे पास सुबह के वक्त अखबार फेंकने के लिए ना बच्चा था, वो छुट्टियों पे गया हुआ है, तो उसकी जगह तुम आ जाओ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसने कहा जी मैं तुम्हें 1 रुपया दिया करूंगा एक अखबार का, और 50 न्यूज़पेपर हैं तो अप्रॉक्सीमेटली, तो आपने फेंकने हैं। तो मुझे डीएन पे उसने जनाब 50 रुपये दिया। मैं घर आके 50 रुपये रख के बैठा हूँ सामने। मैंने कहा यार ये ज़िंदगी गुजारनी है, और 50 रुपये एक दिन में अगर मैं कमा रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वांट टू लिव। और मैंने तो बचपन में यू वॉच द वीडियोस, फिल्म्स, मूवीज़, फिर नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर देता बंदा इस टीनेज में आके। तो आपने तो बड़े महल सजाए होते हाँ, कि हैं, महल लाइक सजाए। गाड़ी, बंगला, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, बड़ा सा बिजनेस, बड़ा सा ऑफिस। मैंने कहा दिस इज नॉट समथिंग दैट समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज रॉन्ग, तो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू लिव। तो वहां से आई स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर। तो की टेक अवे इज फॉर द पेरेंट्स कि भाई अपने बच्चे को एज सुन एज पॉसिबल आप मार्केट में निकालें। Very तो आई हैव डिसाइडेड कि मेरे बच्चे जैसे ही वो 12-15 साल की एज में जाएंगे, तो मैं उनको कोई छोटा ढाबा बना दूं। आई वुड लेट देम स्टैंड एंड लर्न द डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस। उनको मार्केट के, उनको कस्टमर सेल्स सक्सेस सपोर्ट के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली। बाद में तो बाकी बातें बाद में। दैट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। ठीक है, हाँ करूँगा ज़रूर कैपिटल गेन करने के लिए, बिकॉज आई कांट स्टार्ट अ बिजनेस राइट अवे, उठें और बिजनेस स्टार्ट कर दें, ऐसे तो मुमकिन है नहीं। तो आई नीड कैपिटल एज वेल एज आई नीड एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस तो ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए, तो मैं करूँगा जरूर, बट इन द एंड ऑफ द डे आई वुड स्टार्ट माई ओन सेटअप बिजनेस, जहाँ से मैं 2x 5x 10x की ग्रोथ ले सकूँ, क्योंकि आप जॉब से इतनी ये ग्रोथ। जो लेमनेड स्टैंड का कॉन्सेप्ट है ना यूएस में, बच्चों को वो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को लेमनेड स्टैंड लगा के दिया होता है। Exactly. वो यही है। वो Exactly. बच्चों को हसल देना चाह रहे हैं डे 1 से। 100%. और उस हसल के अगेंस्ट वो फाइनेंशियल लर्निंग और पीपल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सीखते हैं, 100%. जो उनको बहुत आगे लेके जाते हैं। Absolutely. Barack Obama की बेटी, the time he was an acting president of yeah. US, तो उसने अपनी बेटी को स्टारबक्स पे कॉफी मशीन पे खड़ा किया। मतलब वो ठीक है, उसने एक सिंबॉलिक दिखाया कि यार देखो मैं अपनी बेटी को वहां रख रहा हूँ, और द रीजन इज कि आप लोग वो अपना वो कल्चर वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अमेरिका इज ऑल अबाउट हसल, वैसे Exactly. वो तो है ही हसलर्स का मुल्क। वो हाँ तो जी, है। हाँ जी, वी हैव टू लर्न दोस्त। तो अच्छा ये हुआ। अच्छा मेरी मदर का तो मोटिवेशन अलग था, बट इट was a pivotal point for me. I believe every parent has to pick some lesson from this. And then फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आ गई। यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी भी आई वाज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अच्छा मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारूंगा, उसके बाद मुझे 20-25 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, उसमें वो ग्रो करेगी। अगर मैं 5 साल 10 साल एज अ सम अब पूरी सैलरी में खर्च ना करूं, जमा करता रहूं, तो स्टिल इट वुड टेक 10 years फॉर मी टू बाय द कार। अभी मैं घर बनाना है, मैंने जो एक पाकिस्तानी के माइंड में होता है जी घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, उम्रा करना है, बाइक एक ट्रिप मारना है, it's not achievable with job. That's my तो मैंने यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब करना मजबूरी थी, ज़रूरी था, तो आई डिड दैट। मैं बिल्कुल ये नहीं किया मैंने ब्लाइंडली कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ और मैं जाके कहीं पे जो है ना वो स्टार्टअप बना के बैठ जाऊँ, जो कि मुझे कोई सेंस भी नहीं है। आई वेंट विद डिफरेंट 6 कंपनीज के साथ मैंने जॉब की 6 साल अप्रॉक्सीमेटली, बिफोर आई वॉज वेरी मच श्योर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, जो 4 पैसे जमा किए हैं कैपिटल के नाम पे वो भी मैं ज़ाया कर दूँ, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो 6 साल डिफरेंट 6 कंपनीज के अंदर जॉब करने का ओनली मोटिवेशन ये था कि कुछ स्टार्टअप्स थे, कुछ मिड साइज कंपनीज थी और कुछ लार्ज कंपनीज थी। अब
कोई भी स्टूडेंट मुझे आके पूछता है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकल के क्या करूं, तो मैं उसको कहता हूँ एटलीस्ट 2 जॉब जरूर करें, एक स्टार्टअप में, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप की हसल क्या है, स्टार्टअप के मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली फेल हो रहे हैं, और आपको अपना जब स्टार्टअप बनाना हो तो आपको आइडिया हो कि यार आप एग्जैक्टली इन चीज़ों को कैसे सॉल्व। दूसरा एक ग्रोन अप कंपनी, सो दैट आपको स्टार्टअप से ग्रो करने में वो चैलेंजेस ना आए। आपको पता हो ग्रोन कंपनीज के अंदर प्रोसेसेस ऐसे चलते हैं, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है व्हाइल यू आर ऑन द जॉब। सेकंड थिंग मेरे ख्याल में ये है कि आपको बजाय इसके कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ दोस्तियां बनाएं, ट्राई टू बिल्ड रिलेशंस विद HR, मार्केटिंग, सेल्स, उन डिपार्टमेंट्स के साथ जिनकी विजिबिलिटी नहीं है, जिनको आपने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा। तो आई डिड द सेम 6 इयर्स जॉब की। फर्स्ट स्टार्टअप मैंने स्टैब्लिश किया 2014 में, पहले पार्टनर के साथ, यूनिवर्सिटी में दोस्त उसके साथ स्टार्ट किया, दोस्ती वाली पार्टनरशिप। तो कब एंड हुई? 6 महीने में। 6 महीने में। तो इट वाज लाइक 6 महीने में। अच्छा, अगेन रॉन्ग पार्टनर। ऐसा ही है। पहली, अच्छा, जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस का पहला प्यार मैं कहता हूँ इसको, कि दोस्ती वाली पार्टनरशिप। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप पहली अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप पार्टनर रखें ना रखें, 100% ऐसा ही है। सेकेंडली, पार्टनरशिप्स पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत लो हैं, बहुत पुअर हैं, और उसकी प्राइमरी रीजंस एक्सपेक्टेशंस का सॉलिड तरीके से अलाइन ना होना है। वाई कम्बिनेटर की तरफ अगर जाएं तो वाई कम्बिनेटर इनकरेज करता है पार्टनर लेकर आए, वो चीज़ें करें, और उनकी अपनी एक साइकोलॉजी है, मगर उन ये समझने की जरूरत है कि उनका कल्चर अलग है, उनका वो जिस कल्चर की पार्टनरशिप नरिशमेंट के ऊपर बड़ा काम करते हैं, वो आपको पूरा सिखाते हैं, आपको नर्चर करते हैं। हाँ, 100%। तो इसी तरह से हमारे पास जैसे NIC है या प्लान X9 है, ये इनक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, ये भी उस पे पार्टनरशिप्स पे काम करने की कोशिश करते हैं, मगर उस लेवल पे काम नहीं करते। आई हैव सीन सो मेनी NIC की पार्टनरशिप्स फेल होते हुए और उस डायरेक्शन में जाते हुए। बहुत सारे हमारे ही एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी के साथ पार्टनर बन जाते हैं और छोड़ के जा रहे होते हैं, 6 महीने बाद वापस भी आ रहे होते हैं। ऐसा ही है, नहीं भाई गलती हो गई। हाँ जी, वो वाला सीन भी होता है। तो दैट्स समथिंग दैट, तो वो स्टार्टअप बनाया, 6 महीने में समझ आ गई कि यार हम नहीं चल सकते हैं। दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस, फेलियर से सीखा। फिर दूसरा स्टार्टअप 2017 में स्टार्ट किया, अब 2 पार्टनर्स के साथ स्टार्ट किया। पहली दफ़ा ये मोटिवेशन था, पहले फेलियर से ये सीखा कि यार एक बंदा पार्टनर था, वो नहीं चल पाया, तो अब 2 हैं, इनमें से चलो एक तो चल जाएगा। तो पता चला वो दोनों आपस में तो चल गए, हम साइड पे हो गए। ठीक है, तो वो यही होता है कि वो कहते हैं यार अपनी गेम ऑन है, इसकी क्या जरूरत है, Exactly. लायबिलिटी बैगेज साइड पे। 100%। वो पार्टनरशिप का एक फॉर्मूला होता है कि जब भी पार्टनरशिप आपने करनी होती है तो एक इम्बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस अगर आप दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो फिर टूटेगी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इम्बैलेंस मैंने रखा। मैं सीनियर था, 6 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया हुआ था मेरा। जो नीचे मैंने 2 साथ पार्टनर्स ऐड किए, वो दोनों क्रॉस फेलोज थे, मगर 2 साल एक्सपीरियंस के साथ थे। तो बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन बन रहा था कि हाँ ठीक है, आई कैन लीड एंड ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से। इधर मेरा क्वेश्चन है, आपने पार्टनरशिप की जरूरत क्यों फील आपको आई? अच्छा, मेरी पहली जॉब जो थी ना, वो एक ऐसी कंपनी में थी जहाँ 3 पार्टनर्स थे। ठीक है। एंड तो आपने वो परसीव ये किया कि पार्टनरशिप से काम चलता है। एग्जैक्टली, 100%। और फिर जब मैंने वाई कॉम्बिनेटर को देखा, फाउंडर इंस्टीट्यूट को देखा, और इनके पॉडकास्ट, इनकी वीडियोस, तो आपको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है टूवर्ड पार्टनरशिप। तो दैट मेड माई माइंड, परसेप्शन बन गई कि भाई पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो आप अपना वर्कलोड डिवाइड कर लेंगे अमंग 3-4 पार्टनर्स के दरमियान में, और बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मगर प्राइमरी फॉर्मूलाज मिस कर दिए, जो बहुत सारे पाकिस्तानी मिस करते हैं। इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, मगर एट द सेम डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है। अब हम 3 लोग थे, तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अब ऑपरेशंस का कोई बंदा नहीं है, मार्केटिंग का कोई नहीं है, सेल्स का कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम, डेफिनेटली प्रॉब्लम आया, और आना भी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने देखा जब वो पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो वो बना इसलिए होते हैं यार ये तेज़ है, इससे कर लेता हूँ काम, पार्टनरशिप कर लेता हूँ, ये संभाल लेगा, चला लेगा, माइंडसेट ये होता है। तो एक्चुअली में वो जो इम्बैलेंस वाली आप क्वेश्चन बता रहे हैं, वो ये कि कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए एक दूसरे के स्किल्स। एक सेल्स का है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक ऑपरेशंस का अच्छा है, तो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, तो फिर ही जाके चीज़ें डिलीवर होती हैं। एग्जैक्टली। यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। नंबर 1 सेल्स एंड मार्केटिंग, आप क्लबिंग कर सकते हैं एक जगह पे। दूसरे नंबर पे टैलेंट एक्विजिशन, कि आप अच्छा टैलेंट हायर करके ला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको अलाइन कर रहे हैं प्रोसेस के ऊपर, नाइट शिफ्ट में काम करना है, एग्जैक्टली, हाँ जी, यानी टैलेंट। तीसरा है डिलीवरी। अगर आप टैलेंट भी ले आएंगे, आप अपना क्लाइंट भी ले आएंगे, तो ये मत सपोज करेंगे दोनों मिलेंगे और अपने आप
डिलीवर हो जाएगा सिलसिला, ऐसा नहीं होता। तो मेजर कंपोनेंट है डिलीवरी का। आई नो सम कंपनीज जिन्होंने डिलीवरी हेड्स रखे हैं, डिलीवरी के पूरे पूरे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कि इनका काम है कि इन्होंने डिलीवर करवाना है। स्पेसिफिकली अगर हम दो मॉडल आते हैं फिर आगे सर्विसेज के अंदर, स्पेसिफिकली रिसोर्स ऑगमेंटेशन एंड फिक्स प्राइस या प्रोडक्ट काइंड ऑफ फिक्स स्कोप प्रोडक्ट्स। फिक्स स्कोप के अंदर तो प्रोडक्टिविटी डिलीवरी सारी आपके अपने कंट्रोल में है। सही है। चलो ऑगमेंटेशन में तो आप कर लें कि क्लाइंट पे आपने डाल दिया, दे डिसाइड, उनका सीटीओ लीड डिसाइड करे कि यार किसको क्या टास्क देने हैं। मगर अगर वहाँ पे भी आपके डेवलपर्स अप टू द बेंचमार्क डिलीवरी नहीं देते तो वो कितना टाइम आपको बेयर करेंगे, इवेंचुअली आपको वो ऑफ बोर्ड कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है, आपको फील हुआ है कि डिलीवरी वाले जो होते हैं वो एक टाइम पे आके ये समझना शुरू कर दें कि चल तो हमारी वजह से रही हैं चीज़ें? सारे यही समझेंगे, सेल्स वाले भी यही समझेंगे यार सेल्स तो हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं तो क्या होगा। टैलेंट वाले ये समझना स्टार्ट कर देते हैं यार अगर इनके पास टैलेंटेड लोग नहीं बंदा होंगे, अच्छा ना लो कहाँ से अच्छा ना, तो ये कैसे। तो तीनों कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट है। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे इनको रिजॉल्व करना चाहिए आपके? अच्छा मेरे पास ना अक्सर ऐसा होता है कि कोई बंदा आता है, वो कहता है यार ये मुझे लगता है सेल्स का फलाना बना आ रहा, एबीसी पर्सन इज लीकिंग आवर लीड्स और ये ऐसे कर रहा है। शायद ऐसा हुआ भी, हमने एक दो लोगों को पकड़ा भी अपने किसी दोस्त के साथ जो जिसके साथ हॉस्टल में रह रहे थे। अनएथिकल तो पाकिस्तान के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर इतना वो कूट कूट के भरा हुआ है ना। 100%। अच्छा इसमें एक और पैराडाइम ये है कि हमारा ही एक क्लाइंट जिसको हमने कोटेशन दी थी उसको हाई लग रही थी, सेल्स के बंदे ने साइड पे कर लिया, वो फिर क्लाइंट रोता हुआ हमारे पास आया कि यार इससे डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा। और हमने इसको इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था क्योंकि इन्वोजोन वगैरह वगैरह से सब। हमने कहा यार आपने तो खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, उसने भी किया है, तो हम आपको किसी तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकते। उन्हें एडवांस सारी पेमेंट ले ली हुई थी, कोई मिलियन रुपीस पाकिस्तानी, और वो डिलीवर नहीं उससे हुआ था। और तो बात करने वाले कि मैं अपने सेल्स के लोगों को ये कहता हूँ यार ये जो लोग यहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या यहाँ इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल्स पूरे ऑपरेशंस लेयर्स के बाद जाके डिलीवर करते हैं, वो आगे का ये जब जाके अपना करने लगेंगे ये नहीं कर पाएंगे डिलीवर, ये दे वोंट बी एबल टू डिलीवर। और हो सकता है कि एक दो फेल ट्राई जरूर करें, मगर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ये करेंगे, मगर दे वोंट बी एबल टू डिलीवर। बेसिकली जो एक मेजर चीज़ मैं देखता हूँ ना, एक फाउंडर को जब कोई देख रहा होता है ना तो उसको लगता है कि ये सारा काम तो मैं करके दे रहा हूँ, तो ये पैसे इंजॉय कर रहा है, मेहनत मेरी है। लेकिन जब वो इस एंगल से सोच रहा होता है ना तो उसका डिफ्यूज़ हो जाता है वो सारे और कंपोनेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो जिसको मैं कहता हूँ डार्क साइड ऑफ फाउंडरशिप के। रातों को जब फाउंडर को नींद नहीं आ रही होती और वो सोचें उसकी टैब्स नहीं बंद हो रही होती कि ये भी करना है, एचआर के साथ भी करना है, एफबीआर को भी देखना है, यूबीआई को भी देखना है, फलाने को देखना है, तो ये चीज़ें इनको नहीं आइडिया होती। हसल करना सबका राइट है, लेकिन ये है कि एथिकल तरीके से मेरे ख्याल में होना चाहिए। 100%। सो जब मैं जॉब कर रहा होता था तो मुझे पता लग जाता था, रिसोर्स ऑगमेंटेशन में आपको आइडिया हो जाता है कि किस ऑली रेट पे आप क्या अपने क्लाइंट को, तो $25 मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल टू इतने पैसे। ठीक है, तो आप कहते हो यार मैं तो कमाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये लाख रुपए दे रहे हैं एंड दे आर मेकिंग दिस मच मनी। और जब हमने अपना स्टार्ट किया तो पता चला कि यू आर द लास्ट वन हु वुड गेट पेड। ठीक है, और हर महीने के आखिरी 10 दिन में आपकी सांसें खुश्क हुई होती हैं कि यार इतना पेरोल जाना है, अप्रॉक्सिमेटली आपको आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल हमारा भी पेरोल जो है ना वो 8-9 करोड़ का है एग्जांपल के तौर पे, तो आखिरी 10 दिन एक स्ट्रेस पे जा रहा होता है, स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के 2-3 महीने का कैपिटल बैकअप पे रखा हुआ होता है, लेकिन उस कैपिटल को आप बर्न नहीं करना चाह रहे होते। डिस्पाइट द फैक्ट आपके पास पैसे हैं बट वो आपने कमाए हैं, आप नहीं उसको बर्न नहीं करना चाह रहे। तो आप कह रहे हैं यार ये 10 करोड़ रुपए जो हैं मेरे पास आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो ये स्ट्रेस। फिर रात को फॉर एग्जांपल अभी रमज़ान चल रहा है तो मैं 2 बजे ऑफिस से घर जाता हूँ, तो 5 बजे तक आई एम अनएबल टू स्लीप डिस्पाइट द फैक्ट आई वांट टू स्लीप, यार चलो थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो मैं सहरी के बाद ही सो पाता हूँ। वो दिमाग में इतनी एक्टिव चीज़ें चल रही हैं, 1500 टॉपिक चल रहे हैं, एबीसी क्लाइंट, किसी क्लाइंट के साथ गुफ्तगू चल रही है, उसके मैटर्स हैं, किसी का प्रोड लाइव जाना है, लॉन्च गो लाइव है, किसी की मार्केटिंग कैंपेन चल रही है तो प्रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है कि तो वो कहीं डाउन ना हो जाए, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट। फिर आपने ऑपरेशनल बातें की, एफबीआर का स्ट्रेस है, फिर ये कोई हायरिंग फायरिंग का मसला, हायरिंग के मसाइल चल रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो ये वो एरियाज हैं जो एक एम्प्लॉय मिस कर देता है। वो सुबह आता है स्कूल से, ठीक है, उसने लैपटॉप बंद किया ना शाम को, उसके खत्म, उसका सारा कुछ वहीं रह गया, उसने घर जाना है, मी टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ। तो एनी हाउ ये वाला जो लोग नहीं, तो गोइंग बैक द पॉइंट आपने बात की थी कन्फ्लिक्ट ऑफ काइंड ऑफ एक छोटा सा पॉइंट आपका ऐड करूँ। मैं अक्सर जब दोस्तों में बैठा हूँ मैं बात करता हूँ, मैं कहता आइडियल वर्ल्ड में सम टाइम करता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर मुझे रीलिव करना पड़े ना, मुझे अपनी सारी ये ज़िंदगी याद है, अल्लाह ने बड़ा दिया, बड़ा शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इफ़ आई हैव टू रीलिव इन, मेरी आंखों में 18 साल को,
मैं शायद वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय बनूं। मैं उस कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय बनूं कहें यार ये बंदा है, ये बंदा है। और मैं कभी तरक्की ना लूं, मैं बस एक खास मैनेजर लेवल पे ऑपरेशन पे आके मैं रुक जाऊं, सही है। और उसके बाद मुझे ये पता है भाईजान 6-7 बजे हैं, हाँ जी। मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, मेरी सैलरी आएगी हाँ जी। आई वांट टू लिव एटलीस्ट फॉर अ डे और 2 days ये वाली तरह की लाइफ के जिंदगी। यार मुझे ना आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। यकीन करें, मैं सोचता हूँ कि यार जब हम जॉब किया करते थे, डंडियां मारते थे, शायद ये मकाफात अमल है, शायद ये हमें सजा मिल रही है उस चीज की, उसको 10x करके जो है 10x ना करके। हमारे। और ये बड़ी सुकून की जिंदगी है। आपके बिल्स पेड हैं, घर गाड़ी अपनी है। अगर अब तो कंपनियां गाड़ी दे रही हैं, ठीक है, तो घर भी बंदा मैनेज कर लेता है, EMI वगैरह बैंक लोन के साथ जो है ना ऐसे मैनेज हो ही जाता है ऐसे ही। सिलसिला। तो वो मैनेज कर लेते हैं। आप बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, जिंदगी चल रही है, एक लमसम आपको मिल रहा है, बेहतरीन है आप। और IT इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हाई एंड लेवल की जो सैलरीज हैं, $1 मिलियन 2 मिलियन के दरमियान फॉल करी होती हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि आप टॉप 1% पाकिस्तानी कम्युनिटी में वैसे ही आ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आपको मसला कोई नहीं है। तो आई एग्री कि वो वाली जो ज़िंदगी है ना, दैट इज़ वेरी मच लक्रेटिव लाइफ। और फिर जब आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, तो एक ऐसा टाइम भी था जब मेरा सेल्स का बंदा जो रेवेन्यू बना रहा था, अपना घर लेके जा रहा था, वो ज्यादा होगा वो मेरे से ज्यादा था। ऐसे ये हर एंटरप्रेन्योर ने फेस एग्जैक्टली किया है। मेरे एम्प्लॉइज हैं, दे आर मेकिंग मोर देन एक इंडिविजुअल बंदा, कम्युनिटिवली नहीं, एक इंडिविजुअल बंदा लेके मेरे से ज्यादा जा रहा है, एंड आई एम लिविंग विद समटाइम नेगेटिव कैश फ्लो, जेब से स्पेंड किया, एंड देन बट ऑन द अदर साइड जब छक्के भी लगे, ऐसे ही है। मतलब ये नहीं है कि आप डाउन साइड ही Downside ही ऑन द अदर देखें, साइड हाँ। देयर आर ब्राइटर सिल्वर लाइनिंग्स एज वेल इन द मॉर्निंग्स। ऐसे जब ही है। आप छक्के लगे हैं, 50-50 लोग डेवलपर्स जो है ना, क्लाइंट्स ने हमारे से हायर किए हैं 6-6 महीने साल के लिए, लमसम अपफ्रंट इनवॉइसेस आ रही हैं, पैसे की रेल पेल भी हो रही है, तो दैट इज अनदर साइड ऑफ द, बट उसके लिए यू कांट establish something and wait कि automatically कुछ हो जाएगा. You have to establish a strong sales marketing pipeline, strong sales के protocols and लोग tools, और फिर उससे आपकी जब pipeline अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूँ आफ्टर 6 years ऑफ InfoZone की ओरिजिनल फाउंडिंग 2020 है, तो अगर मैं 6 साल बाद आज बात करूँ तो हमारे पास बड़ी प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन है कि हमें पता है जनवरी में हमने इतना रेवेन्यू कमाना है। अभी मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, बट वी नो कि यार इतना रेवेन्यू टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी पता है कि ये क्लाइंट सीरियस है, ये विंडो शॉपिंग कह रहे हैं, ये नॉन सीरियस है, 2 महीने पहले ही पता होता है। तो ये पाइपलाइन चाहिए आपको टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस। ये बड़ी ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि फोरकास्टेड एंड प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, यस, आपका जो सेल्स इंजन है, अगर ये आपके पास नहीं है ना, आप बहुत बड़ा गैप क्रिएट करें अपनी बिजनेस के अंदर। आपने एक खड्डा ऐसा खोदा हुआ है जिसमें आपने खुद ही गिरना है किसी दिन, ऐसे ही क्योंकि आप डिपेंड करें एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे, एग्जिस्टिंग इनवॉइसेस पे। जिस दिन वो हिली आप भी हिल गए। ऑन टॉप मैंने एक और चीज़, अभी मैं टेक रन सीरीज़ की भी जो आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं सिलिकॉन वैली में जो टेक रन अटेंड किया, तो वहाँ पे मैं जितने लोगों से बात की ना, उसमें हार्डली 20% होंगे हु हैव फिगर्ड दिस थिंग आउट। यस, अदरवाइज एवरीबडी इज either dependent on existing clients or they are still exploring कि यार टेक मार्केटिंग क्या होती है, SEO का। तो बंदे से मैंने बात की ना, हमने मार्केटिंग का किया हुआ सिस्टम है, क्या किया, SEO का लड़का रखा हुआ है। मैं कहा वो इतना बड़ा आपको स्कैम कर रहा है ना, एक बच्चा SEO का इतने बड़े सॉफ्टवेयर हाउस को चला ही नहीं सकता, समझ रहे, यू नीड अ होल टीम। तो वो बेचारे को भी ईजी करें। तो मुझे बताएं, आपका पहला क्लाइंट कैसे आया, सेल्स इंजन कैसे बनाया, व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार मेरे पास एक पूरा प्रेडिक्टेबल सेल्स सिस्टम होना चाहिए, CRM कैसे यूज करते हैं, क्या चीजें, पहली सेल्स का बंदा रखा, मार्केटिंग शुरू की, वो सारा जरा समझाएं। अच्छा, पहले तो जो पाकिस्तानी 90% कंपनीज में होता है कि पहला क्लाइंट तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से मिला, अपवर्क से मिला, उसने मुझे एज अ CTO हायर किया। बस सिलिकॉन वैली स्टार्टअप था, फंडिंग थी, दे हायर्ड मी एज CTO, और उन्होंने इंडियन टीम हायर की हुई थी, 30-40 लोगों की इंडियन टीम थी। जब उन्होंने मुझे एज अ CTO हायर किया, तो मैं इंडियन के साथ काम करना साढ़े इंडियंस के बड़े मसले थे, मैंने वो बार बार एस्केलेट करने, और जब मैंने एस्केलेट करने तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया अदर वेंडर। तो आई फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, और मैंने, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, तकरीबन हर दूसरे बंदे की स्टोरी है। तो मैंने उनको कहा यार व्हाई नॉट, मैं पाकिस्तान में अपना एक छोटी सी टीम एस्टैब्लिश करता हूँ, आप ट्राई करें से, हाँ जी ट्राई कर लें। तो उन्होंने कहा जी व्हाई नॉट, हम अगर हमारा ही CTO अपनी टीम बना के लाता तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। अभी तक तो तुम हमें रोस्ट करते रहते हो, कंप्लेंट्स करते रहते हो, फिर हम तुम्हें रोस्ट किया करेंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स टेक अ चांस। अब मेरे पास कोई इंजीनियर नहीं है, और वहाँ पे मुझे सीनियर रिसोर्स चाहिए, जूनियर से काम नहीं चल सकता, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, और मैंने इंडियंस को रिप्लेस करके लेके आया, जिनको 6 महीने साल हो गया स्पॉट पे काम करते हुए, डोमेन नॉलेज है उनके पास, सारा कोड उन्होंने लिखा हुआ है। तो आपका एग्जिस्टिंग कोड हो, डोमेन नॉलेज हो, तो आप वैसे ही स्टैंड आउट कर रहे होते हैं नए लोगों से। तो नए लोगों ने आना है, उन्होंने रैंप अप होना है, हफ्ता 2 हफ्ते, डिसीजन समझने हैं, बिजनेस डिसीजन क्यों लिए गए, बिजनेस लॉजिक क्या है।
तो आई फिगर्ड आउट कि मैं हायरिंग की तरफ जाऊंगा तो इट्स द वर्स्ट आइडिया, आई वोंट बी एबल टू मैच द कैपेसिटी। देन मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल की, जो 6 साल मैंने जॉब्स की थी, वहाँ पे जो दोस्त बनाए थे उन सबको कॉल्स की, जो मैनेजरियल रोल पे बैठे हुए थे। आजो मैंने कहा यार बॉयज़ नहीं, आर नॉट आजो, मैंने कहा बॉयज़ आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं कोई फ्री, अच्छा, ठीक है, अच्छा, आई वांट टू nice. आउटसोर्स हाँ, हाँ, हाँ. प्रोजेक्ट। तो मुझे कोई 10-12 लोग मिल गए, उनको मैंने इंटरव्यू किया, उनमें से 4 लोग मैंने शॉर्टलिस्ट करके क्लाइंट के Very साथ nice, डिप्लॉय कर हाँ. दिए। यू डोंट हैव टू हायर अ रिसोर्स फ्रॉम वेरी स्टार्ट, हाँ. ठीक है, मतलब मैं भी वेरी गुड टिप। हाँ, मैं भी तो आउटसोर्स हाँ, करवा रहा हूँ, तो हाँ, मैं क्यों नहीं आगे आउटसोर्स कर outsource सकता। करें, हाँ. हम क्या करते हैं, हम ऑफिस भी अपना बनाएंगे, हम मार्केटिंग टीम भी अपनी रखेंगे, सेल्स भी Same. अपनी रखेंगे, और भाई ट्राई टू आउटसोर्स एज मच एज यू कैन। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ, मैं एक क्लोथिंग ब्रांड बना रहा हूँ, पैरेलल में स्टार्ट कर अच्छा, रहा हूँ। nice. तो उसमें ना मैंने फिगर आउट किया कि मैं अपनी मार्केटिंग टीम अगर हायर करूँगा इन हाउस तो मुझे कोई 1.5 मिलियन की ना कॉस्ट आ Cost रही आएगी. है सारी पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने में, सोशल मीडिया, एसईओ, सारी चीज़ परफॉर्मेंस ऐसे ही. मार्केटिंग, content सैलरी, वगैरह। ऑफिस का खर्चा, Exactly. इक्विपमेंट वगैरह सारा। मैंने एक पाकिस्तान की ही कंपनी है जो कि क्लोथिंग ब्रांड्स को ही मार्केटिंग करती है, करके दे रही है, specialize उसमें. एग्जैक्टली मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए का पैकेज दिया, बस ठीक तो हो गया. सारा कुछ कवर्ड है, एंड आई जीरो पेन, कोई मसला नहीं है, बंदे आ रहे हैं, एम्प्लॉइज आ रहे हैं, और नहीं आप आ रहे हैं। उनको ज्यादा ग्रिल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। क्योंकि अच्छा फिर उन्होंने मेरे साथ रिजल्ट्स बेस्ड एग्री भी किया कि हम ये रिजल्ट्स देंगे, अच्छा, नहीं देंगे, nice, तो फिर रिफंड भी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने शामिल चलो, की। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने ऑन द टॉप ऑफ दैट ग्रोथ मॉड में जाके कमीशन परसेंटेज भी रखा कि ठीक है अगर आपका रेवेन्यू इतना हो जाएगा तो ठीक है यार, रेवेन्यू कमाओगे तो ले लेना, नहीं आएगा तो फिर तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तो दैट्स कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी। तो आप इमेजिन करें कि 1/3 में मुझे आउटसोर्स करने में मिल रही है चीज़, वही चीज़ मैं, तो गोइंग बैक द पॉइंट, मैंने बॉयज़ को हायर किया, उनको कहा यार मैं तुम्हें $2,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी क्लाइंट हूँ, मैं 2,000 तुम्हें दे सकता हूँ। क्लाइंट वाज पेइंग मी $4,000 पर रिसोर्स, 2,000 मैं आगे पे कर रहा हूँ, 2,000 मेरा बच रहा है। बड़ा अच्छा idea है। एंड अच्छा क्लाइंट, अब मैं क्योंकि मेरे लोग थे तो मैंने खुद बैठ के उनको ट्रेन किया, चीज़ें चलाई, दिस इज हाउ वी स्टार्ट आवर स्टार्टअप। वो ग्रो करते करते 12-13 लोग हो गए, ठीक है। इसी तरह आउटसोर्स करते हुए, जीरो अपना कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक कोई है। ऑफिस नहीं है, कोई ठीक सेटअप है। नहीं है। एंड देन यहाँ से फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैंने कहा यार मैं इनको $2,000 दे रहा हूँ पर रिसोर्स, व्हाई नॉट मैं अपनी रिसोर्स हायर करूँ तो मैं $1,000 पे इसको ला सकता हूँ, अपनी कॉस्ट कम कर सकता हूँ। दिस इज नेक्स्ट स्टेप। नाउ ग्रोथ स्टेप, लाइक स्टार्टअप में आपको अपने सारे काम आउटसोर्स करने ऐसे हैं। ही है। नेक्स्ट कोवर्किंग स्पेस ले लो, अपना ऑफिस ना बनाओ, कोवर्किंग में चले जाओ, मार्केटिंग सेल्स आउटसोर्स करते हैं आप, ठीक है, उसमें रिटेनर प्लस कमीशन होते हैं, दैट्स फाइन, कमीशन पे ज़्यादा फोकस कर लें, रिटेनर ज़रा कम रख लें। तो अगले स्टेज पे फिर ग्रोथ पे मैंने अपना एक कोवर्किंग स्पेस ली। कोवर्किंग में ज़रा एम्प्लॉइज हायर करना मुश्किल हो रहे थे, लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी होती है यार कि स्टार्टअप है, मैं अच्छी बड़ी छोड़ के आ जाऊँ। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया, बनाया उसको थोड़ा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक फजूल सा ऑफिस बना के शायद अच्छा टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते। जो एक बड़े लग्जरी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, जिसको आप वाकई हायर करना चाहते हैं, वो नहीं आएगा। तो थोड़ा लग्जरी दी, हायर किए लोग। अच्छा अभी भी ये लोग हायर नहीं हो रहे थे, खाली ऑफिस कौन आएगा। मैंने सारे जो अपने वेंडर्स थे जिनसे मैंने उनको बढ़ा लिया, उनको मैंने कहा यार भेजो अपने बॉयज़ यहाँ पे। तो वो बॉयज़ यहाँ आके बैठना शुरू हो गया, सिलसिला वहाँ से एम्प्लॉयज़ हायर होना शुरू हुए। तो दिस इज़ वेरी अनट्रेडिशनल स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैं बार बार इसको पब्लिश भी करता हूँ, मार्केट भी करता हूँ कि भाई दिस इज द वे टू गो, यू डोंट हैव टू बर्न द कैपिटल, यू डोंट। अभी आज ही मैं एक दोस्त का वॉइस नोट आया हुआ था कि यार IT इंडस्ट्री थोड़ी सी शेकी हुई है, तो मैं ना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, कैपिटल भी मेरे पास है, मैं एफर्ट भी कर सकता हूँ, तो बताओ मैं क्या बिजनेस करूँ ना, आइडिया दो। मैंने उसको एक वॉइस रिप्लाई किया, मैंने कहा यार अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो कैपिटल अपना ना लगाओ, और अगर तुम कैपिटल लगाना चाहते हो तो मेहनत अपनी ना करो, रिस्क डिवाइड करो। तुम्हें बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो अपने काम में सेटल हैं, उनके पास कैपिटल भी पड़ा हुआ है, लगाना भी चाहते हैं कहीं, लेकिन उनको कोई ढंगा बंदा नहीं मिल रहा। तुम उनके लिए ट्रस्टेबल इंसान होगे, तो उनका कैपिटल बर्न करो, अपना कैपिटल ना करो। तुम्हारे पास तुमने नौकरियां करके 5-6 लाख जोड़ लिया, उसको बर्बाद ना करो। तो दिस इज द वे टू गो कि आप अपना रिस्क डिवाइड करते हैं। अब वो क्लाइंट मेरे से डेवलपर लेता, महीने बाद कहता है मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ काम, तो मेरे वो जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक महीने के नोटिस की सैलरियां भी मुझे पड़ जाती आपको देनी पड़नी थी। एग्जैक्टली, इतना कमाया नहीं जितना आपको देना पड़ जाना शुरू में स्टार्टअप से। 100%। तो मैंने उस कॉस्ट को भी सेव किया, हैसल को भी सेव किया। ये बहुत प्यारा फ्रेमवर्क आपने अभी एक्सप्लेन किया है, ये बिल्कुल एक स्टार्टअप ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी वाला है। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया, अच्छा मैं ही प्रोडक्ट मैनेजर हूँ अपने, मैं ही HR हूँ, मैं ही फाइनेंस का भी बंदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये करना पड़ता है आपको स्टार्टअप के अंदर। फाइनेंस मुझे जरा कम समझ आती तो मैंने अकाउंट का बंदा पार्ट टाइम पे रख लिया कि यार भैया ये हिसाब किताब कर लो, क्या हाँ जी, एक्सेल शीटें भरते रहना बैठ के, मुझे बता देना आखिर पे कि ये प्रॉफिट है लॉस है। तो क्या हुआ कि वो
स्टार्ट से ही मैं अकाउंटेंट मेंटालिटी के साथ चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपने नंबर्स की सिर्फ मेंटल मॉडलिंग तो है, जहन में तो है कि अच्छा इतना प्रॉफिट होगा, इतना होगा, लेकिन एक्चुअल नंबर्स मेरे जहन में नहीं है। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अगले महीने लॉस में हूँ या मैं प्रॉफिट में हूँ, या मैं नेगेटिव कैश फ्लो में कितना कैश बर्न करूँगा। तो 2023 में आके ये सबक सीखा, लर्न द लेसन वेरी हार्ड वे आफ्टर बर्निंग $6 लाख। बड़ी टीम फ्री हो गई, क्लाइंट्स कुछ शेक हुए, उनके आगे से इन्वेस्टर शेक हुए, उनके क्लाइंट शेक हुए, तो हम भी शेक हुए। जब हम शेक हुए तो हमारे को 50-60 रिसोर्सेज बेंच पे आ गए। अब हमने एक पॉलिसी रखी हुई थी, नो फायरिंग पॉलिसी हमने रखा, जो कि बहुत ही आई वुड से कि नॉट एक मैं इतना इनकरेज नहीं करता इस बात को। नो फायरिंग इज फजूल बात, जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट चला गया तो हम फायर कर दें। हाँ जी, नहीं, आप फायर नहीं करेंगे। नो फायरिंग वाला है कि हम फायर नहीं करेंगे किसी को, नो मैटर व्हाट। अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस हो भी ना हो हम फायर नहीं करेंगे, आए ना आए, काम हो ना हो, ठीक है। Okay. तो अच्छा, एक तो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड के आप परफॉर्म नहीं करे तो चलो ठीक है, सेंस बनती है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो हम आपको फायर नहीं करेंगे। ये सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए नाइटमेयर हो सकता है, पूरे का पूरा ये आपको किल कर सकता है ये माइंडसेट। अक्सर कंपनीज अपनी जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इंश्योर करती हैं अपने एम्प्लॉइज को, मगर एक लेवल तक जाके। तो जब आपकी कंपनी ही वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर आप की जॉब सिक्योरिटी क्या करेंगे आप उसको, ठीक है। तो सम टाइम एट सम प्लेसेस यू हैव टू लेट गो 20% 30% ऑफ योर टैलेंट, ठीक है। आप उस टाइम पे बॉटम लेयर को ही उठाते हैं, उनको ही लेट गो करते हैं, बट यू हैव टू लेट गो। तो हमने वो नो फायरिंग पॉलिसी रखी हुई थी, तो वी डिसाइडेड नॉट टू लेट गो एनीवन एट स्टार्ट। वो कुछ 6 महीने में 6 लाख का कैश फ्लो बर्न हुआ। तो अंदाजा हुआ कि यार जो अकाउंटेंट रखा हुआ था वो सिर्फ बुक्स खाली कर रहा है और उससे इनसाइट्स या एनालिटिक्स नहीं निकल रहे। सो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड टू हायर अ सीएफओ। फिर मैंने सीएफओ ढूंढना शुरू किया, तो पाकिस्तान में अच्छा सीएफओ भी नहीं मिलना, वो मुश्किल है, ठीक है। देन मैं एक नॉन टेक कंपनी में गया, एक फैक्ट्री बेस्ड एनवायरनमेंट में, वो फाइनेंसिंग अच्छे से करते हैं, तो वहाँ से फाइनेंस का बंदा उठाया, मैं उसको लेके आया, उसको सीएफओ बनाया। देन ही स्टार्टेड डूइंग द बुक कीपिंग एंड ऑल दैट, एंड हमको 3-4 महीने हमें लगे रिकवर होने में। एंड ऑनवर्ड सारे डिसीजंस नंबर्स बेस्ड हैं। रेवेन्यू कितना है, किस डिपार्टमेंट पे कितना बजट स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल एचआर का बजट है 1 मिलियन पीकेआर, उनको टैलेंट, उनको रिसोर्स चाहिए अपनी टीम के अंदर काम करने के लिए, लेकिन बजट से बाहर हो रहा है तो हम नहीं हायर करेंगे, नो मैटर व्हाट। इट्स अ हार्ड स्टॉप। सिमिलरली मार्केटिंग का बजट है, फॉर एग्जांपल हमारा 3 मिलियन पीकेआर, सेल्स का बजट है कोई 7 मिलियन पीकेआर, तो 1 करोड़ हम 10 मिलियन के करीब सेल्स मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं राइट नाउ। इसका मतलब ये नहीं कि सब ये स्पेंड करना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि दीज आर द नंबर्स। तो मैं समझता हूँ बेंचमार्क्स होने चाहिए। आपने अपनी कंपनी के लिए लिए मेरे ख्याल में 3% मार्केटिंग होना चाहिए टू योर रेवेन्यू, सॉर्ट ऑफ कोई 5 से 6% होना चाहिए सेल्स का, मगर ये हार्ड नंबर्स नहीं है, डिपेंड करता है हाउ एग्रेसिवली यू वांट टू ग्रो, हाउ एग्रेसिवली यू वांट टू एक्सपैंड। स्टार्टअप में ज़ाहिर है ये 20-25% तक होता है, स्टार्टअप में ज़्यादा होता है। फिर बाद में आपकी जब प्रेडिक्टेबल आपकी एक पोजीशन बन जाती है, आपके पास खुद ब खुद इन्फ्लो आना शुरू हो जाता है, लीड्स का आपका एक ब्रांड बन जाता है, ऑब्वियसली उसको फिर मैं 500 लोगों की कंपनी, हाँ उसमें तो आपका 3% गुड इनफ है, 3 to 5% आप उसमें रहते हैं, लेकिन 3 to 5% भी इतना ज़्यादा है ना, उसमें हाँ, आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ये भी देखें। स्टार्टअप का 20% उससे वैसे ही कम होगा। ऑन द अदर साइड बड़ी और बिग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि उनका खर्चा कम हो गया, उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उन्होंने बड़ी बिल्डिंग ले ली, जितना बड़ा जहाज होता है ना उसको सिर्फ मनूवर करने का उतना ही खर्चा, उतना ज़्यादा। हाँ जी, उसमें मोमेंटम रखना है, फिर एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन है, देयर tons of things that you have to, फिर ऑपरेशनल लेयर्स हैं, मैनेजर, हेड्स, फिर डायरेक्टर्स, तो वो उनको भी आपने मैनेज करना है, तो उनके खर्चात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड गोइंग बैक टू पॉइंट, क्या हुआ कि स्केल करने में फिर आपको 4 एम्प्लॉइज तक आपका एक पैटर्न रहता है, फिर 4 से 19 तक आपका एक पैटर्न रहता है। मैंने जो अभी तक लर्न किया फ्रॉम द बुक्स एंड अपने एक्सपीरियंस से भी, कि 4 लोगों तक तो आप अकेले मैनेज कर लेंगे। अब जब आप 4 से ज़्यादा ग्रो करते हैं तो 19 तक, 4 to 19 के दरमियान में आपको एटलीस्ट थोड़ा कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, कोई कि 4 बंदे थे तो कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, आपको एक एसओपी सिस्टम चाहिए। 4 बंदे थे तो अब किसी ने छुट्टी लेनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे रहा है, लेकिन जब 4 से बढ़ेंगे आपके दरमियान एक लेयर ऐड हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको लीव लेने का एक प्रोटोकॉल चाहिए, आपको सब लोगों की लीव्स को ट्रैक करने के लिए सिस्टम चाहिए, आपको स्लैक या MS टीम्स इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपने चैनल्स बनाए हैं और आपकी सेग्रीगेशन, हर बंदा आपको व्हाट्सएप पे फोन पे ना तंग कर रहा है। एग्जैक्टली। फिर आपने पहले क्या किया, 4 लोगों को पूरी कंपनी की हर इन्फॉर्मेशन पता है, फिर अब आपने इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट की, कि अब आप HR के लोगों को सिर्फ HR की बात पता है, जो प्रोजेक्ट 4 चल रहे हैं उसमें हर ग्रुप को बस अपनी इन्फॉर्मेशन पता है, पूरी कंपनी की सारी चीज़ें नहीं पता। तो फिर इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेशन, प्राइवेसी,
Confidentiality वाला system आ गया। स्टार्ट हो गई। फिर 19 लोगों से जब आप ऊपर जाएंगे तो 19 से फिर 50-60 तक एक पैटर्न चलता है, आपको मजीद मैच्योर होना पड़ता है। फिर 50 से ऑनवर्ड 100 तक एक पैटर्न चलता है, 100 से ऊपर फिर आपका सिलसिला मेरा ख्याल है कि 1000 तक एक जैसा ही रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। हाँ, फिर उससे आप बड़ा करेंगे तो फिर आपके मल्टीपल ब्रांचेज और मल्टीपल सिलसिले स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका भी ये है कि आप रिमोट फर्स्ट पे जाएं, तो दुनिया रिमोट फर्स्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स के अंदर जो है वो जा रही है, बहुत हेल्पफुल है। एग्जैक्टली, मे बी यू हैव टू हैव एन ऑफिस जस्ट टू डिस्प्ले, हैव कोर टीम मेंबर्स, और जो वो लोग जो कि रिमोट में अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको आप ऑफिस बुला लें, या जो आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं नहीं, आपने खुद क्लोजली कोऑर्डिनेट करना, उनको आप ऑफिस बुला लें। अदरवाइज मेरा ख्याल रिमोट के साथ वहाँ पे आप कॉस्ट कट कर सकते हैं। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो वो जो मैंने जिस सिस्टम किया ना कि कोर टीम हमारे ऑफिसेज में, बाकी सब हमने रिमोट रखा है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि हम इसको, आई टेक माई कंपनी एज एन एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल टावर है, ठीक है, बाकी रनवेज हमारे हैं, जहाज आ रहे हैं, लिया के भी हमने बच्चे रखे हैं, आउटसाइड पाकिस्तान फिलीपींस में भी रखे हैं। हमारे लिए वो इजी है कि मुझे पता है कि एवरीबडी हु वांट्स टू बी गेट इंस्पायर्ड एंड मेरे इन्फ्लुएंस में और मेरी रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं वो मेरे साथ किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, मेरी नज़रों के सामने हो, तो दे आर देयर। दो मैं मतलब खुद जो है ना बाय बैक योर टाइम वाला कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, एंड हमारे SOPs और हम इस हद तक सिस्टम्स हमने बिल्ड किए हैं, और वही आपके वाली बात को एंडोर्स करूंगा कि हमने वक्त के साथ साथ ये चीज़ सीखी कि CEO कैन नॉट बी एवरीवेयर और एनी टाइम। ये दो चीज़ें हैं, एवरीवेयर, एनीवेयर और एनी टाइम। ये जिस दिन एक CEO रियलाइज कर लेता है ना कि यार आई हैव टू पुल बैक माई सेल्फ फ्रॉम दीज रोल, मैंने डेलीगेशन पे करना है और मैंने आगे टैलेंट को क्रिएट करना है जो मुझे रिप्लेस करे, फिर ग्रोथ होती है। अब एक सेल्स का छोटा सा पैराडाइम है, जैसे अभी राइट नाउ मेरे पास सेल्स के फॉर एग्जांपल 10 लोग बैठे हुए एग्जांपल के तौर पे, और उनको 10 लोगों को 10 लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं उनके पास, ईमेल मार्केटिंग की चीज़ें हैं, कॉलिंग की चीज़ें हैं। तो अब अगर सेल्स नहीं आ रही हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं लिंक्डइन की प्रोफाइलें खोल के बैठ जाऊँगा, अच्छा ये किसको प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, किसको मैसेजेस कर रहे हैं, मैं इनके टेम्पलेट्स पढ़ना शुरू कर दूंगा। प्रॉबली दिस इज़ द वेरी इमीडिएट फायर फाइटिंग आइटम जो मुझे लगता है। बट मैं ऑन द अदर साइड ये सोचता हूँ कि बीइंग CEO दिस इज नॉट माई रोल। मेरे पास जो BD मैनेजर है या हेड ऑफ सेल्स है, जो भी आपने, इस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको बीइंग CEO नंबर्स पे, KPIs पे बात करनी है, और ऑन द अदर साइड बी रेडी टू हायर एंड फायर फास्ट। नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ट्राई टू रिप्लेस देम एज सून एज पॉसिबल। एक से एक बढ़ के टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, डेडिकेटेड लोग बैठे हुए हैं, नीडी बैठे हुए हैं फॉर द जॉब इन द मार्केट। ऐसा ही है, ठीक है। आप जिसकी जॉब किल कर रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू बी इमोशनल, उसको कहीं और मिल जाएगी रोजी, तो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, तो यू शुड नॉट बी। मैं इधर आपको थोड़ा सा एम्पलीफाई करता हूँ। अच्छा, मैं आई बिलीव के हायर स्लो फायर फास्ट, ठीक है। और दूसरा मैंने एक चीज़ ओवर द ईयर्स रियलाइज़ की, अक्सर मैं अपनी पॉडकास्ट में भी डिस्कस करता हूँ कि आप हायर करते हैं ना, फिर कुछ अर्से बाद वो एम्प्लॉय को भाई बना देते हैं, फिर आप उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे थे, फिर उसको फ्लेक्स, फिर वही बंदा आपको बैकस्टैप करेगा, या वो बंदा आपको डिच कराएगा, या वो बंदा 5-10 हज़ार के लिए आपको छोड़ के चला जाएगा। एट दैट डे यू रियलाइज कि यार ओके ये कौन था और आपको हो ना। आपकी लॉयल्टी आपकी टीम के साथ नहीं होनी चाहिए, एक फाउंडर की लॉयल्टी उसकी टीम के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपनी टीम का दुश्मन है। उसकी लॉयल्टी उसके बिजनेस के साथ, बिजनेस ग्रो करेगा तो टीम ग्रो करेगी, टीम को फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर वो 2 लो परफॉर्मेंस बंदों को चुप के रखेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से हाई परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपके ऑफिस में टॉक्सिक मैनेजर्स क्रिएट होंगे, टॉक्सिक लीडरशिप आएगी, इनविजिबिलिटी फॉर फाउंडर आएगी, वो नीचे वाली चीज़ों की प्रॉब्लम सही से बता नहीं रहेंगे, अपनी एक डिक्टेटर वाली एक माइंडसेट, वो जो हमारे यहाँ गुलामी वाला कॉन्सेप्ट है ना, नहीं मैं बॉस हूँ तो तुम, वो तो मैनेजर जब वो बनता है ना अथॉरिटी में, क्योंकि एक फाउंडर बनता है तो वो उसके अंदर ना कहीं हम्बलनेस रह जाती है, उसने इतने रगड़ा खाया था। जब एक मैनेजर एक पोजीशन में आता है ना, उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप आ जाती है, मैं बॉस हूँ तुम्हें क्या पता, मैं मेरे से पूछे बगैर तुम करोगे, वो चीज़ें सारी हमने किल करने की जरूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी टीम को एक वो ग्राइंड करवाएं और वो थ्रू परफॉर्मेंस हो सकती है। और अगेन आपको फ्रॉम वेरी स्टार्ट KPIs और नंबर्स की बेसिस पे चलना है। अच्छा, इधर मुझे बताएं, आपके पास CEO डैशबोर्ड है? CEO डैशबोर्ड डिफरेंट डायनामिक्स में बने हुए हैं। एक प्रोजेक्ट्स के टेक साइड पे है, एक सेल साइड पे है जो कि HubSpot क्योंकि हमसे एज CRM यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर है, और फिर रिपोर्ट वीकली एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग के नाम से मैंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक में हमने कितनी ईमेल्स कोल्ड आउटरीच सेंड की हैं, क्या उनका ओपन रेट रहा है, क्या उनका, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन टू इवैल्यूएट द और मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग की टीम्स को बड़ा क्लोजली। अब मैं जाके टेम्पलेट्स नहीं देख सकता, मैं जाके सेल्सफोर्स के डैशबोर्ड्स खोल के नहीं देख सकता, तो उसका मैंने उसको ऑटोमेट किया कि N8N के साथ नंबर्स कंपाइल होते हैं और मेरे स्लैक के अंदर फ्लैग बॉट के साथ पोस्ट हो जाते हैं।
और वो वीकली मंडे वाले दिन पोस्ट हो रहे होते हैं। मंडे को मेरी इनके साथ एक मीटिंग्स हाफ ऑफ आवर की वीकली मीटिंग स्काइल हैं जिसमें हम उन नंबर्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो क्या होता है कि एवरी वीक आई एम एबल टू गेट दैट लेवल ऑफ विजिबिलिटी फ्रॉम द डैशबोर्ड और नंबर्स, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी है ना, ये मेरे बहुत सारे जो गोरे पार्टनर्स जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं देख रहा होता हूँ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपने घर में अब एक एलईडी लगा दी है अपने ऑफिस में, घर में, और हर वक्त उस पर ना विजिबल नंबर्स हैं, वो एक स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडर की स्क्रीन की तरह चेंज हो रहा है। उसमें उनको ये ईमेल कैंपेन्स का नज़र आ रहा है, इनबाउंड कैंपेन्स का नज़र आ रहा है, रेवेन्यू का नज़र आ रहा है, कॉस्ट का नज़र आ रहा है, प्रेडिक्शंस का नज़र आ रहा है, फोरकास्टिंग उनको एक बड़े बड़े ब्लॉक्स में नज़र आ रहा है, समझ रहे? वो उन्होंने डिज़ाइन किया। मैंने वक्त के साथ साथ इस चीज़ पे आना शुरू हुआ, तो वो एक बड़ा एड्रेनल रश भी देता है एंड इट हेल्प्स यू कीप यू विजिबल इन फ्रंट ऑफ ऑल द टाइम। जो मैंने बात की ना कि $6 लाख बर्न करके हमने सीखा कि $6 लाख बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। उसमें एक्चुअली हुआ ये कि 6 महीने तो हमने ये डिसाइड किया कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनीवन गो सेल्स, और फिर साथ में ये किया कि हमने सेल्स और मार्केटिंग की एफर्ट्स को 2x कर दिया, जो कि कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और फिर जब 6 महीने के बाद हमने डिसाइड किया कि नाउ वी वुड स्टार्ट लेटिंग पीपल गो, तो आप वन गो में नहीं लेट गो करते हैं, आपको 2-3 इटरेशन चाहिए होती हैं टू फिगर आउट एंड फिल्टर आउट। और उसमें फिर क्या होता है कि नोटिस पीरियड्स भी होते हैं, गोल्डन हैंडशेक्स होते हैं, क्योंकि आपने ग्रेसफुल तरीके से लेट गो करना है। तो किसी को महीने की सैलरी दे रहे हैं आप, 2 महीने की दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा भी आप एक्स्ट्रा माइल भी जा रहे हैं, और फिर उनको गाड़ियाँ दी हुई अगर किसी को, या कोई ऐसी चीज़ ऑफर की हुई है, तो वो भी आपका एक कॉस्ट है। तो दैट्स कम्युलेटिवली दैट कॉस्टेड मी 6 लाख। मतलब इट्स नॉट अबाउट सिर्फ सैलरीज नहीं है। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये है कि आप थोड़ी सा एडवाइस करें कि इन जैसी सिचुएशंस में हाउ डू यू कीप योर ब्रेन की जो सैनिटी है माइंडसेट की, उसको एक रिटेन कर सकते हैं, और किस तरह से जो ना, मतलब फुरकान जो है वो रात को सुकून की नींद सो सकता है, मतलब हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, सुकून, रात को सुकून मिलना या एट एनी पॉइंट इन टाइम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप ये कहें कि आप पीसफुल हैं, तो ये नहीं है, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल नहीं। आपके ब्रेन में 15 चीज़ें चल रही होंगी। फॉर एग्जांपल, कल मैं एक मीटिंग में बैठा, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बड़ी एक्साइटमेंट में मैं बैठा कि यार आज हमने ना बैठ के 2026 का विजन डिज़ाइन करना है गिवन द एआई फैक्टर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि एआई के अंदर हमने 2-3 प्रोडक्ट्स बनाई हैं, ये ऐसे। द मोमेंट आई वॉज इन द मीटिंग, मेरा मोबाइल बिप किया, एक ईमेल आई, एंड देन आई जस्ट ऐसे उठाया, और मेरा एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जो कह रहा है मेरे फंड्स खत्म हो गए हैं और मुझे पता नहीं है कि अगले महीने में आपके साथ कंटिन्यू कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $40,000 का डेल्टा। अब आप मुझे बताएं कि उसके बाद मैं वो मीटिंग ड्राइव कर सकता हूँ? आई कैन नॉट। और एंड मैंने फिर वो मीटिंग कर तो ली, मगर मैंने आखिर पे ये कहा कि वी वुड हैव इट अगैन, दोबारा एक दफ़ा से रिकैप करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई वाज ऑफ, हालांकि बड़ा एक्साइटेड था मीटिंग। तो टेक्निकली आप पैनिक में ही होते हैं हमेशा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, फायर फाइटर है। और अगर आप के पास पैनिक नहीं है, पैनिक घर लेके जाऊं तो मैं घर जाके बच्चों को सुनाना शुरू कर, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है बंदे और वो तो जनाब आप बहुत ज़्यादा है ना अलग ही जोन में, अलग ही टोन में चले जाएंगे। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज सुपर इम्पोर्टेंट। आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ये डिस्प्ले करना ही नहीं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक हर एंटरप्रेन्योर और हसलर को करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। वक्त के साथ साथ मैंने भी ये सीखा कि ऑफिस की स्ट्रेस को ऑफिस में छोड़ के घर में एंटर होना है, और घर में ऑफिस का स्ट्रेस अगर आ रहा है तो वो अपने तक ही रखना है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी बेगमात से हर चीज़ शेयर कर रहे थे, आज मेरे मैनेजर ने ये किया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ। मैं अक्सर लोगों को ये ऑब्जर्व कर रहा था, यू डू नॉट हैव टू गिव देम द क्लियर पिक्चर। अब मेरी वाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बिजनेस, उसके बावजूद शी इज एक्सपोज टू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जितना उनको चाहिए, जितना उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मैं देख रहा हूँ तो मेरे जो फेलो बिजनेस कर रहे हैं दोस्त वगैरह, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उठा के बता रहे होते हैं। That's very damaging. जी, so damaging. उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो घर में ना एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हैं। अगर हलारे डले हुए हैं तो कहेंगे ले ठीक है, आज तो दमास जा रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो वो मतलब वो भी आपके साथ उतना ही पैनिक है, तो आपका घर भी थोड़ा सा हो रहा है। तो ये एक और चीज़ है कि हैविंग योर स्पाउस इन द सेम बिजनेस इज आइडियल, कि आप एक ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं समवट, पर ऑन द अदर साइड आप इतना एक्सपोज नहीं कर सकते किसी भी तरह से टू द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली मुझे लगता है कि आपके स्पाउस को भी ये करना चाहिए। हम मर्द हज़रात आर वेरी गुड एट लिसनिंग एंड फॉरगेटिंग व्हाट दे आर सेइंग। आप खातून से मिलें, वो अपने आपके ससुराल की बहनों की, दोस्तों की आपके साथ गॉसिप्स करेंगे, एंड उसके बाद वो रिलैक्स हैं। अच्छा, आपने अब औरतों का जिक्र छोड़ा ना, तो मुझे अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ज़हन में आया। एक औरत का एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन की सक्सेस में कितना हाथ है?
अच्छा, आई हैव 2 वाइफ्स। माशाल्लाह। आपके साथ बहुत सारे और दोस्तों को भी पता है और बहुत सारे दोस्तों को नहीं भी पता। और आपके ख्याल में औरत का रोल होता भी है किसी एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल करने के लिए? सुपर इम्पोर्टेंट रोल है ना? आप घर जाएं, आपकी वाइफ आपके साथ बिजनेस में नहीं भी हैं, तब भी फॉर एग्जांपल आप घर जाते हैं, आप अच्छे से ट्रीट किया जाता है आपको। इफ यू आर ट्रीटेड वेल, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं आप भूल जाते हैं। आप एक पुरस्कून तो आपका ब्रेन 24/7 पैनिक मोड में नहीं रह सकता। ऐसे यू ही हैव है। टू स्लीप, यू हैव टू हैव अ रेस्ट ऐसे ही मोड। है। तो अगर आप घर जाते हैं और घर में भी आप उसी पैनिक में रहते हैं वगैरह वगैरह, घर में नए कट्टे खुले हुए हैं, नए मामला खुले हुए ये हैं, हो गया, वो हाँ हो गया, जी, इसने, हाँ। तो क्या होता है कि अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपको हमेशा एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। हाँ, और बीइंग एन very right। एंटरप्रेन्योर, आपको वो एक्नॉलेजमेंट बाकी की दुनिया देती रहे जितनी मर्जी, लेकिन आपको वो एक्नॉलेजमेंट अगर घर से नहीं मिल रही ना, तो वो आप डाउन फील करेंगे, आप नहीं सक्सेसफुल, आप सक्सेस होने की आपके सामने नजर आ रही होगी, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, आपको इनकरेज नहीं किया जा रहा। कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत हो नहीं नहीं पड़ रही, रही, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड रहा। मैंने जाके बेगम से डिस्कस किया, हाँ। मैंने कहा यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप करें। आपने फलाना भी तो किया था ना, फलाना चीज़ भी हुई हाँ। थी, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ऐसा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, मैंने जाके पैनिक में बेगम से डिस्कस किया, हमने कहा यार देखें कई एम्प्लॉयज आए, कई गए, कितने लोग ये समझते थे कि ये इन्वॉल्व चैलेंज की इनकरेजमेंट वजह इतनी से है। पावरफुल टॉनिक है ना एक Exactly। एंटरप्रेन्योर के लिए, 100%। वो तो और स्काईरॉकेट हो जब जाता है। आपका स्पाउस आपको ये कहता है यार हम कर लेंगे, कर लेंगे, तो उससे आप क्या कहते हैं कि दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम माय स्पाउस। आपका दूसरा इसमें एक पॉइंट है एब्सेंटिज्म का, कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, फाउंडर बिल्डर जो होता है, सीईओ खासतौर पे, हम पाकिस्तान में खासतौर पे इस कल्चर की बात, हम लोग बहुत मिसिंग इन एक्शन होते हैं। ये बहुत सारे जॉब 9 to 5 वाले नहीं समझ सकते कि वी आर मिसिंग इन एक्शन। मैंने अपने बच्चों के पेरेंट्स डे मीटिंग्स मिस की, उनके अच्छे इवेंट मिस किए, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, कॉन्फ्रेंस भी थी। मेरी जो बड़ी बेटी है वो अक्सर कहती है पापा अक्टूबर में आप होते नहीं पाकिस्तान में, मेरी बर्थडे होती है। तो ये वाले वो मोमेंट्स हैं कि मतलब यू हैव अ हैवी हार्ट कि यार मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहा। एट द सेम टाइम बहुत टाइम दे रहे हैं, एग्जैक्टली, लेकिन एट द सेम टाइम आप नहीं टाइम दे रहे। ये एक ऐसी एब्सेंटिज्म है जो कि कुछ समझ है, मतलब यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। यस, आपके साथ भी होता होगा, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सारे बात कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच में जाए अच्छा यार ये फलाना प्रोजेक्ट, अच्छा ये करना है, वो कर, है ना। और फिर इवेंचुअली मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैंने अपनी ग्राइंड शुरू की, जब पैसे नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे हैं, सारा कुछ है, उस टाइम पे ये सोचें हर वक्त चलती रहती। इवेंचुअली यू मेक सो मच मनी आपकी लाइफ में, बाय बैक योर टाइम। अब मेरा बिजनेस मेरे बगैर ग्रो करता है, लेकिन फिर भी वो आपका दिमाग इतना हैबिचुअल हो गया होता है ना, तो इट्स वेरी डिफरेंट। आपको कैसा लगता है? आप क्या कहते हैं, आपने अगर एक बिजनेस ऑटो पायलट पे डाल दिया तो आप कोई और खोल के बैठे 100%, वो चल पड़ा है तो तीसरा खोल के बैठे, तो यू 100%। कैन नेवर स्टॉप। जैसे अभी आप बताते थे कि आपके 5-6 बिजनेसेस हाँ, हैं, तो ऐसे ही। मैं वही सोच रहा था कि यार ऐसे ही होता है। मतलब मुझे कोई पूछता है कि आप, मैं कहता यार मैं जाके मे बी 2-3 साल बाद ना रिटायर होना चाहूंगा, आई एम लुकिंग फॉर सीईओ, जैसे आप भी बता रहे थे सीईओ आपने 2 साल बाद, मेरा तो टारगेट है कि अपने आप को रिप्लेस करना। एग्जैक्टली, तो मैंने भी यही सोचा भाई। मगर उसके बाद लोग पूछते फिर आप क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ यार हो सकता है कि मैं बीच पे जाके जिंदगी गुजारना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक और स्टार्टअप खोल के बैठूंगा, ऐसे ही होगा, हम कुछ और खोल के ऐसा ही बैठेंगे। 100%। और ऑन द अदर साइड 100% राइट, इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि दोनों बेगमात ऑफिस का हिस्सा हैं, तो दे कम टू ऑफिस विद मी, पूरा दिन ऑफिस में, फिर शाम को भी हम अक्सर ड्राइव वापस घर साथ ही कर रहे होते हैं। तो ड्राइव इन ड्राइव आउट टाइम में आपको 15-20 मिनट आधा घंटा मिल जाता है गुफ्तगू करने के लिए, फिर घर पे भी कुछ टाइम मिल जाता है, तो क्या होता है कि ज़रा मैनेज हो जाती हैं चीज़ें रिलेटिवली एज कम्पेयर टू। और फिर हमारे पास जो टॉपिक्स भी होते हैं डिस्कस करने के लिए, वो भी प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं डिस्कस करने के लिए, अनप्रोडक्ट घर के मामला, ससुराल के, उनसे ज़्यादा हमारे पास ऑफिस की चीज़ें होती हैं डिस्कस करने। तो जब हम ऑफिस हैं पूरा दिन और साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मिसिंग इन एक्शन वाला हाँ जी चीज़ है ना, वो समवट कवर हो जाती है। मैंने ये देखा कि अगर आपकी बेग में जो होती है ना, वो आपको एम्पलीफाई करवा रही हो ना, मेरी बेगम अक्सर कहते साथ के पास टाइम नहीं है, मैं कह रहा था मेरे पास तो है टाइम, ठीक है, वो बिकॉज शी इज़ हेल्पिंग मी बाय बैक माई टाइम। तो लेकिन अक्सर मेरे दिल में था मैं तो ठीक है, मैं जा सकता था उस दावत में, आपने क्यों नो कर दी। तो ये भी है कि दे प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी, कि आप अब बिजनेस पे लगा सकें, तो इसी की वजह से फिर ये चीज़ चलती है। मेरी बहन खुद ही बता रही थी यार, वो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा क्यों कर दिया कि हम तो जा सकते थे। कमिंग बैक टू अगेन आपके बिजनेस वाले पॉइंट पे, कॉन्फ्लिक्ट और इनसे तो बाहर निकलते हैं, सेल्स पे कैसे आपने ये चीज़ें डेवलप की? अच्छा, सेल्स का मतलब है आपके कौन कौन से चैनल्स हैं, किसको आप कितनी प्रायोरिटी देते हैं, और क्या आप फ्यूचर में देखते हैं? जो मेरा पहला क्लाइंट था, जो सीटीओ रोल में जिसके साथ कर रहा था, तो उनके पास फंड्स थे, पैसे थे, 3 साल के, मुझे आइडिया था, बीइंग सीटीओ आप डायरेक्टर मीटिंग्स में बैठते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है।
तो वो टीम ग्रो करके कोई 52 लोगों तक गई बात में। लेकिन मुझे हमेशा से ये फियर था स्टार्ट से डे वन से कि यार अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम इसका जो इन्वेस्टर है वो पुल बैक कर लेता है, क्योंकि इन्वेस्टर अक्सर दरम्यान में जाके पुल बैक कर लेते हैं, या इसके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आई वुड देन स्ट्रगल, क्योंकि पूरी कंपनी एक ही क्लाइंट की बेसिस पे खड़ी है, जो कि अभी पाकिस्तान की 50-60% कंपनी एक दो क्लाइंट्स के बेसिस पे चल रही होती है। तो आई नीड मोर क्लाइंट्स, आई नीड डाइवर्सिटी राइट देयर। एंड अब सेल्स का कुछ नहीं पता है दैट मोमेंट, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट उठाया हुआ था, तो सेल्स तो क्या ही, जो भी लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं तो उनको ये समझने की जरूरत है कि ये सेल्स नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तो ऑन द हाँ ठीक है आप स्टार्ट ले सकते हैं, मगर इन द एंड ऑफ द डे यू इमीडिएटली हैव टू पिवट और इवॉल्व इनटू द राइट सेल्स पैटर्न्स के अंदर, राइट सेल प्रोसेस के अंदर। तो देन आई हायर्ड सेल्स का एक बंदा, उसने अपने आप को मुझे बेच लिया, लेकिन मेरी सर्विसेज आगे ना बेच पाया। अच्छा। कुछ 6 महीने उसने मेरे साथ काम किया। ये सब फाउंडर्स के साथ पहले यही था, पहले सेल्स के लड़के आप ऐसे ही रखते हैं, आप सोल्ड होते हैं। एग्जैक्टली, आई एम सोल्ड बट ही कुड नॉट सेल माय सर्विसेज। तो मैंने 6 महीने रोजाना उसके साथ मिलना, 1 घंटा स्पेंड करना, और मैं उससे ये समझ रहा हूँ कि अच्छा ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, लिंक्डइन कैसे होती है, कोल्ड आउटरीच क्या होती है। आई गॉट टू नो फर्स्ट टाइम ICP का मतलब क्या है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। एग्जैक्टली, आई गॉट टू नो फर्स्ट टाइम कि भाई प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के राइट पैटर्न्स क्या हैं। मुझे पहली दफा पता चला सेल्स नेविगेटर कोई चीज होती है जो कि जिससे आपको पैसे, लिंक्डइन को पैसे जाते हैं, देके हाँ जी देके बाय करनी पड़ती है। मैं समझता था लिंक्डइन फ्री प्लेटफॉर्म है, जाके आप लोगों को मैसेज करो, कहेंगे ये लो प्रोडक्ट मेरा, आपके तो इंतजार कर रहे थे, बट इट्स नॉट दैट इजी। तो देन दैट गाय, द फर्स्ट पर्सन, burned my 6 months plus, taught me a lot कि भाई ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन, कोल्ड कॉलिंग एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। स्पेसिफिकली हम उस वक्त इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जाके अटेंड नहीं कर रहे थे, मगर हम क्या कर रहे थे कि हम उन लोगों को कनेक्ट जरूर कर रहे थे जो अटेंड कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, वर्चुअल कॉफी, ऑनलाइन जूम। हम पहले ये कह रहे होते थे कि यार हम आ रहे हैं तो मिलते हैं। जब किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता तो कहते यार लास्ट मिनट पे कुछ आ गया तो चेंज हो गया, वी कुड नॉट मेक इट, तो लेट्स। और ये स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको हर इवेंट जाके अटेंड नहीं करना, यू कैन डू दिस कि आप उनसे कनेक्ट करें, फिर उनको कहेंगे यार इवेंट से पहले एक दफ़ा जूम पे मिल लेते हैं, ताकि हमारा इवेंट पे जो मुलाकात है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे। एक तो पहले मुलाकात करें, आप इवेंट पे जा भी रहे हैं तब भी, नहीं जा रहे हैं तब भी, पहले ज़रूर मुलाकातें कर लें जूम के थ्रू, और आप अपनी पाइपलाइन बिल्ड करके जा रहे हैं। और अगर नहीं जा रहे तब भी आप उनको बता दें यार प्लान चेंज हो गया, अब नहीं आ रहे हम, बट मुलाकात हो गई, उसमें से अगर आपको प्राइस मिल जाए। तो ये 4 टोटल हमारे डायरेक्शंस थे। 5वीं चीज़ थी मार्केटिंग, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमारे कम्युनिटी बिल्डिंग, जितने भी हमारे क्लच है, वगैरह वगैरह, हाँ जी, डायरेक्ट लिस्टिंग्स आ गई। SEO उस वक्त क्योंकि AI टूल्स नहीं थे, तो SEO से बड़ा, हाँ जी, वाज वेरी मच इन डिमांड। SEO इज नॉट एक SEO का बंदा रख लिया, SEO का 3-4 टीम होती है, कंटेंट राइटर्स होते हैं, डायरेक्टली लिस्टिंग होते हैं, बैकलिंकर्स होते हैं जो जाके बल्क में बैकलिंक्स लेकर आ रहे होते हैं, फिर कुछ पैसे भी स्पेंड करने पड़ रहे होते हैं आपको। एनी हाउ, तो वो पूरा समझा, तो वो एक 5वां पिलर हमारा बन गया। तो देयर आर 5 पिलर्स प्राइमरीली: कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉल्स, लिंक्डइन, टेक कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स, एंड ईमेल मार्केटिंग। तो इसमें हमने स्टार्ट पे लाजमी आप एक 2-2 लोग हायर करते हैं, और फिर एक थोड़ा करके वाटर टेस्टिंग करते हैं। उसमें ईमेल मार्केटिंग स्टार्टेड पेइंग थोड़ा, लिंक्डइन ने ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली हमें रिस्पॉन्स दिया। अगेन ये बड़ा डिपेंड करता है कि जो स्टार्ट पे आप लोग हायर कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टीज किस में ज़्यादा अच्छी हैं। अगर लिंक्डइन वाले जो लोग ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे तो आपका लिंक्डइन ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो हमारा आज भी लिंक्डइन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 50% रेवेन्यू करके देता है। हमारा ईमेल मार्केटिंग आज भी उतना ग्रो नहीं किया जितना आपकी वो एक हम सब लोगों के फैंटेसी। हम एक मार्केटिंग कंपनी होके जी ईमेल को उतना नहीं ग्रो करा पाए जितना लोग हमें आके एक्सपेक्टेशन करते हैं। मैं कहता भाई मैं अपने लिए नहीं इतना कर सके। तो ईमेल मार्केटिंग के पैराडाइम 6 साल पहले बहुत मुख्तलिफ था, तो अब तो रेवेन्यू निकलता था, अब बहुत डिफरेंट हो। हाँ जी, स्पैमिंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टली लिया हुआ है। कोल्ड कॉलिंग कैसी जा रही है? कोल्ड कॉलिंग डिपेंड करता है आप सेल क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्टाइज सर्विस बेच रहे हैं तो, और टारगेटेड मार्केट को बेच रहे हैं तो बिकेगी। अगर आप ओपन एंडेड सर्विसेज बेच रहे हैं कि हमसे कुछ भी डेवलप करवा लो, तो वो नहीं बिकेगी। दैट्स वेरी डेड। तो इट डिपेंड्स कि आप, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो हम AI ऑटोमेशंस बेच रहे हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर को। फॉर एग्जांपल वी आर टारगेटिंग हेल्थ केयर को। तो काइंड ऑफ उसमें हम क्या करेंगे कि एक चीज़ है जो कि टचेबल है, डेमोएबल है, वो सेल हो जाएगी। ठीक है। अगर एक चीज़ है जो कि आप कहते हैं यार हमसे डेवलप सर्विस ले लो, अपनी बना लो, वो नहीं होगी। सिमिलरली एक और मार्केटिंग पिलर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। जी, मैं आने वाला हूं। हाँ जी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी आप सर्विसेज सेल नहीं कर सकते। ऐसा ही है। दैट्स वेरी, आपका CPC कोई होगा $500-600,
लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कॉस्ट पर लीड जो है CPL जो होगा वो $600 मैंने देखा है लोगों का। आप सही कह रहे हैं। तो जो CPC है कॉस्ट पर क्लिक जो है वो है कुछ $39-40 तो बजेगा। 80-90 तक भी जाता है अगर आप बड़ी नीश टारगेट मार्केट। तो उसमें भी जो है ना, तो वो एक पिलर है जिसमें आप अगर अपने आप को प्रोडक्टाइज कर लें, यानी सर्विस ही रहे मगर आपने एक प्रोडक्ट बना के उसको ऑफर करें कि यार हम आपको ये तो ये पिलर है। ये सारे फिगर आउट तभी कर लिए। देखिए आप ChatGPT के पास जाएंगे वो आपको पूरा का पूरा पैटर्न बता देगा आज के टाइम में, तो यार ये चीज़ें चाहिए। टूल्स भी बता देगा कि किन टूल्स के साथ आप सेमी ऑटोमेट कर लेंगे, और ये भी बता देगा कितने लोग चाहिए, तो वो आप उनसे निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल में जो स्टार्टअप पे जो होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ना, क्योंकि स्टार्ट एक आधे क्लाइंट से हुए होते हैं, जब वो बढ़ाने के लिए ना उनका आपकी वाली बात सही है कि उनको प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड होना चाहिए जहाँ पे लोग रिक्वेस्ट मार रहे हो और वो जितने में उठा सकते हैं उठाएं, अपना क्लाइंट बिल्ड करें, पोर्टफोलियो बिल्ड करें। स्टार्टअप के जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज स्टार्टअप या एक्सपीरियंस स्टार्टअप हो जाता है, ग्रोइंग स्टार्टअप हो जाता है, उसके लिए मेरे ख्याल में आज की डेट में लिंक्डइन 2026 में इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐड पे ना जाएँ, SEO पे डे 1 से काम शुरू कर दें AEO JEO में, लेकिन उसका मसला ये है कि उसके रिजल्ट्स आते बहुत टाइम लगेगा, और अगर आपको खुद नहीं पता और आप बंदा रखें वो ना रखें फिर। और मेरे ख्याल में अगर आप एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी 100+ को टच करें, 100 के अराउंड है, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें बाकायदा इन डिपार्टमेंट्स में और सेट इट। पाकिस्तान में ना मोस्टली IT कंपनी से मैंने, आप शायद पहले मुझे फाउंडर मिले हैं जिन्होंने मुझे इतना प्यारे तरीके से ना मार्केटिंग का बताया है। अदरवाइज लिटरली 1 या 2 चैनल्स के अलावा उनको नाम भी नहीं पता और वो कभी उन्होंने बॉदर भी नहीं किया। एंड दे आर आल्सो लाइक 400-500 की टीम है। अरे वाह। हाँ, उन्होंने बस दिया हुआ है बंदों को और वो कर रहे हैं। हाँ। और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं अपनी टीमों के लिहाज से। मतलब मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जिनके अंदर टीम्स बैठी हैं। अच्छा, हमारे पास एड्स के बच्चे छोड़ के, हमारे पास SEO के बच्चे छोड़ के कहाँ काम करते थे? XYZ सॉफ्टवेयर हाउस में। तो वहाँ का अब वो आया ना इधर, तो इधर तो मासूम निकाल देते हैं हम तो। खुद मेरा तो अपना SEO डेटा से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे वो तो कह ही नहीं सकता कुछ। हमें तो वो गोली नहीं करा सकते 3 महीने बाद रैंक होगी आपके कीवर्ड। तो मैं जब उनसे पता ना आप क्या कह रहे थे, पिछली कंपनी वैसी कभी चिट चैट हो सर, वो बस साल में 1 दफ़ा 2 मीटिंग्स होती थी हमारी, उसमें हम उनको दिखा दें ये ग्राफ जा रहा है, सर्च कंसोल का दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो कहते हैं और बेहतर करें। बस ये होती थी, क्योंकि दे डू नॉट हैव विजिबिलिटी के बेहतर का डेफिनेशन क्या। मैं अक्सर ना एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल देता हूँ अपने मैनेजर्स को कि अगर आप गधे को मारते रहें कि चलो चलो चलो, तो उसको नहीं समझ आएगा कि मैं किधर को चलूं। यू नीड टू गिव हिम डायरेक्शन कि भाई इधर को चलो, तो वो हाँ शायद वो चल पड़े, फिगर आउट कि हाँ नहीं ये वे आउट है। तो आप SEO के बंदे को अगर आप ये कहते हैं ग्राफ बेहतर करो, तो कैसे? इसका आंसर आपके पास अगर नहीं है तो वो तो खुद एम्प्लॉई है, लिमिटेड नॉलेज के साथ बैठा हुआ है, आपके बिजनेस को तो नहीं समझ पाएगा। मैंने ये पूरी इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड किया कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो मार्केटिंग के एम्प्लॉइज ज़्यादातर बैठे हुए हैं ना, वो एक दूसरे को स्कैम कर रहे हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि वहाँ जो SEO का बच्चा बैठा हुआ है उसने एक फैंसी वर्ड्स और कीवर्ड्स घुमा घुमा के ना, उसने गिमिक्स वर्ड्स और जार्गन्स में, और जी पेनल्टी पड़ रही है, वो जी बैकलिंक की अथॉरिटी, वो आप पे टॉक्सिक लिंक्स है, ये जो 6 मंथ्स लगे, 3 मंथ्स लगे, उसने एक ट्रक की बदी के पीछे लगा के रखना है। तो मेरे ख्याल में अगर एक 100+ की कंपनी है ना, तो उसको फनल्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ भाई 100 लोगों की कंपनी के लिए अपनी मार्केटिंग टीम इन हाउस रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं, आइडिया नहीं सही। हाँ, लेकिन मैं चैनल की बात कर रहा हूँ कि आपका चैनल होना चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। आप जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि मैं अपना एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, अपैरल ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी टीम होने के बावजूद भी मैंने डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग विद माय ओन टीम। बजट कंस्ट्रेंट्स या बजट लिमिट्स तो हैं ही हैं, बट मेरा अपैरल इंडस्ट्री की मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैं जब एक आउटसोर्स करूंगा तो आई वुड वर्क विद देम कुछ 6 महीने, तो उसमें मुझे भी पता चल जाएगा यार अपैरल इंडस्ट्री के अंदर ये कंपोनेंट्स। अच्छा, प्रोग्राम में आप सो भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि 500 पे भी नहीं आपको होना चाहिए इन हाउस मार्केटिंग टीम। उसकी रीजन देता हूँ। आप मुझे बेच तो नहीं रहे? नहीं, मैं यार आपने पिक कर लिया। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि आप जब होते हैं ना इस लेवल पे, आपके पास होनी चाहिए एक GTMs। बिल्कुल ठीक है। और आपके पास होना चाहिए अपने हर एक उसका हेड का ना एक जिसको कहना टॉप टियर मैनेजर। और आप जो अपना स्किल है ना, वो जो अपना टैलेंट है, जो एग्जीक्यूटर है, वो आउटसोर्स करें। वो कोई फ्रीलांसर उठाएं, वो उधर उठाएं। उसकी रीज़न क्या है? जब आप SEO का बंदा इन हाउस रख लेंगे ना, आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि गलत है। एड्स का बंदा रख लेंगे, 6 महीने बाद पता चलेगा गलत है। अब आपके पास एक ऐसा बंदा जो इनसाइड आउट इन चीज़ों की स्ट्रैटेजी जानता हो, चीज़ें जानता हो, वो आपको समझता हो, विजन को समझता हो, वो करे आउटसोर्स काम किसी बच्चे को। वो जो रिजल्ट्स है ना, वो डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। और कॉस्ट में फर्क नहीं है। कॉस्ट में फर्क नहीं है, ये सिर्फ इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस की पॉइंट है कि आपके पास ना टेस्टिंग वेरिएशन बढ़ जाती है। वरना होता क्या है कि आप एक बच्चे को अपनी टीम के अंदर रख के टेस्ट करते हैं, वो फिर वो वाला भी आ जाता है कि यार अभी ये कर रहा है, अच्छा चलो ये सही है।
क्योंकि मार्केटिंग में ना एंड ऑफ द डे अब वैसे बड़ा अच्छा हो गया कि केपीआई ओरिएंटेड हो गया चीज़। और अगेन केपीआई से वही मैं यहाँ पे एक पॉइंट पुरानी आपकी बात से करूँगा कि द मोस्ट बोरिंग वर्क फॉर अ सीईओ इज टू लुक एट द केपीआईज एंड बुक्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फुरकान भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगा। बहुत अच्छी एक तो कन्वर्सेशन आपके साथ हुई, मेरे ख्याल में ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी, खासतौर पे ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स आपने दिए हैं ना, ये किसी स्टार्टअप कंपनी के लिए इस टाइम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एआई तो सुनामी आ रहा है, आ चुका है बल्कि। अब ये सैन फ्रांसिस्को में जब मैं गया, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ ना डाउनटाउन की तरफ, वो टेक क्रंच की, तो मैं बिलबोर्ड देख रहा, हर बिलबोर्ड एआई का, हर बिलबोर्ड एआई का। मैंने कहा अच्छा, वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने बकायदा अपनी ये टेक क्रंच की सीरीज में ना बोला, मैंने कहा हम ना एक ऐसी कंपनी ढूंढेंगे जिसने एआई नहीं लिखा हो। कोई भी नहीं मिली कि एक एचआर की कंपनी थी, उसने सारा कुछ लिख के ना नीचे छोटा सा लिख दिया एंड पावर्ड बाय एआई सॉल्यूशन। उसको समझ नहीं है, मैं एक खाना इधर लिख देता हूँ कि वरना नहीं हम लिखेंगे। तो इतना एआई आ गया हुआ है, और खासतौर पे हमारी जो फ्रीलांस इकोनॉमी है ना, वो बहुत स्पीड के साथ श्रिंक हो गई, होना शुरू हो गई है। राइटर्स, वॉइस नरेटर्स, डिजाइनर्स, अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं हो रहा है, आप तक कब आ रहा है ये देखना है। और प्लस मैं दूसरी साइड पे ये भी समझता हूँ कि इसकी वजह से मिटिगेट सिर्फ वो लोग होंगे जो इसके साथ इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो इवॉल्व होंगे वो एम्पलीफाई करके मजीद अर्निंग और मजीद ग्रोथ है। आपका क्या टेक है इस पे? 100% ऐसी है कि जो लोग एआई टूल्स अडॉप्ट कर लिए हैं जिन्होंने, और उनको ये समझ आ गई है कि यार राइट एआई टूल ढूंढना कैसे है, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरी। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से आप हर काम करवाने लग जाएं, क्लाउड से सारे काम करवाने लग जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू एक प्रेजेंट करना था, मैंने प्रेजेंटेशन देनी थी, ट्रेनिंग देनी थी अपने मैनेजर्स को। टाइम टू टाइम ट्रेन करने की कोशिश करते रहते हैं कि यार ये भी अपस्किल होते हैं, नई चीज़ों को सीखते रहें। तो मैंने ट्रेनिंग देनी थी, उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि कोई प्रेजेंटेशन हो ताकि विजुअली भी इंगेज किया जा सके, जो मैं बात कर रहा हूँ उनको वो विजुअली इंगेज किया जा सके। तो मेरे पास बड़ा शॉर्ट टाइम था, आधा घंटा बचा था, तो मैंने कहा आधे घंटे में पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना काफ़ी मुश्किल सा काम है। चैट जीपीटी से जाके मैंने पूछा, मैंने कहा यार एआई टूल बताओ जो कि पावर पॉइंट स्लाइड्स बना दे खूबसूरत किस्म की। उन्होंने मुझे 3 टूल दिए, उनमें से मुझे एक टूल अच्छा लगा, गैमा, मैंने साइन अप किया। हाँ जी, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे बेहतरीन करके स्लाइड्स बना दी। मैंने उसको 2-3 फॉलो प्रॉम्प्ट्स दिए, स्लाइड्स रेडी हो गई हैं। 2-4 वर्ड चेंज किए, आप लिटरली 10-15 मिनट में मेरी कोई 15-20 स्लाइड्स की मैंने बाय नहीं किया था, आई बॉट इट $8 में। मैंने कहा $8 दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट, क्योंकि मेरा टाइम सेव किया उन्होंने। मैं तो बाय कर सकता हूँ ना, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल बंदा वो नहीं बाय कर सकता, एक अलग बात है, लेकिन आई कैन बाय, तो मैंने सपोर्ट करने के लिए उनको मैंने बाय किया। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि राइट एआई टूल कैसे आइडेंटिफाई करना है, और फिर इस चेंजिंग ऑन डेली बेसिस, नया टूल रोजाना सुबह उठेंगे, नए टूल्स, नए कंपेटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं, वीडियो जनरेशन, वॉइस जनरेशन, पावर पॉइंट स्लाइड्स जनरेशन, विजुअल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिन आर्ट है जो नैनो बनाना है, देयर आर सो मेनी कंपेटिटर्स इन द सेम स्पेस, लेकिन हर कंपेटिटर, हर काइंड ऑफ टूल आपको डिफरेंट पर्पस में डिफरेंट तरह का आउटकम देगा। हो सकता है नैनो बनाना स्पेसिफिक यूज केसेस में अच्छा आउटकम ना दे रहा हो, नोटबुक एलएम बेहतर आउटकम दे रहा हो, इमेजिन आर्ट बेहतर, मिड जर्नी बेहतर दे रहा हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट टूल, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने बनवाना क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करना है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है। आई फिगर्ड आउट कोई 3 लोग अपनी कंपनी में अभी रिसेंटली, एंड आई लेट देम गो माजरत के साथ, बिकॉज उन्होंने अभी तक को पायलट इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। अगर इस टाइम कोई एआई नहीं कर रहा इस्तेमाल, को पायलट जीपीटी एवरीडे नहीं कर रहे, दे आर डन। दे हैव नॉट इंस्टॉल्ड कर्सर, विंडसर्व, जो क्लाउड कोड में से कोई चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करना। हालांकि वी हैव पेड सब्सक्रिप्शंस, $20,000 पर मंथ में क्लाउड कर्सर को दे रहे हैं, ठीक है। 500 लोगों की कंपनी ऐसे ही है, इतना बनता है, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। $20,000 मैं पे कर रहा हूँ, जो बहुत दुख है पाकिस्तानी फाउंडर, क्योंकि हम तो टूल्स को इतना पैसा पे करने के आदी नहीं है। हमारा खुद मैं देख रहा था कि 50% हमारे जो टूल्स है ना वो सारे एआई ओरिएंटेड है। अभी हम एक मार्केटिंग कंपनी है, बिल्कुल, मतलब मजबूरी है ये, हमारी खुशी से नहीं हम करें, मजबूरी है कि अगर हमने ये काम जल्दी डिलीवर करना, अच्छा करना है, तो हम उसकी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ हमेशा अपनी गुफ्तगू में। नंबर 1, लोगों की जरूरत कम हो जाएगी। जहाँ 10 लोगों का काम था वो 1-2 करें, इसमें कोई शक नहीं है। ऑन द अदर साइड, इमेजिन कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल पहले 10 कंपनीज को 10 लोग चाहिए थे, तो 100 लोगों की बात हो गई, लेकिन अब हर कंपनी को एक बंदा चाहिए, लेकिन कंपनियां भी 100 हो गई, क्योंकि इट्स इजी टू लॉन्च अ स्टार्टअप नाउ। आपको लवेबल पे जाना है, आपने लैंडिंग पेज बन जाएगा, पूरा फ्रंट एंड बन जाएगा, आपको कोई बैकएंड चाहिए नहीं, सुपाबेस लगाएंगे, फायरबेस लगाएंगे, आपका बैकएंड चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐप बन गई। मोबाइल ऐप के लिए आप भी इसी तरह से किसी ना किसी टूल पे चले जाएंगे, मार्केटिंग का कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, एंड एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम जाके आप ठीक है मार्केटिंग आउटसोर्स करें, बाकी चीज़ें करें।
लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे SEO.ai है, SEO आपको दे देती है Ahrefs। आने वाले दिनों में और आप देखेंगे ये चीज़ें वन क्लिक Exactly. इम्प्लीमेंटेशन में वन क्लिक पे चली जाएंगी। इंटीग्रेशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा कि आप अपने HubSpot को इंटीग्रेट करो, हम आपको ये इंसाइट्स देंगे, ये करेंगे। तो देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो अनदर साइड क्या है कि जॉब मार्केट इतनी बुरी नहीं रहेगी मेरा ख्याल है। अब डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट यस अडॉप्शन इज सुपर इम्पोर्टेंट। अगर कोई अडॉप्ट नहीं करेगा उसको तो उसके तो गर्दन पे तलवार है। वो तो डेफिनेटली उसको तो चाहिए कि वो अभी से सोचना शुरू कर दे कि वो कोई बार्बर शॉप खोल ले या प्लम्बर बन जाए, कुछ और बन जाए वो। अच्छा, मैं आपको ना इधर 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने एज अ CEO ना अपना सेल्स का सबसे हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट होता है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे ना उसमें ना बार ना मैं डेड डील्स को ना मैसेज करता था, यानी कि मैं अपनी टीम को मैसेज किया था बस स्टेटस ऑन दिस वन बस। तो उन दिनों ना नया GPT और N10 का ट्रेंड आना शुरू हुआ। मैं बैठा, मैंने जेसन फाइल बनाई, मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा जेसन फाइल में कि यार मेरे ना जब ये वाली डील इतनी वो रॉट हो रही हो ना तो उसको एक मैसेज चला जाए। और हर दफ़ा ना फिर वो मैसेज जो है ना उसको यूनिक जाए, ये ना हो कि एक ही सेम मैसेज आए। मैंने उसकी जेसन फाइल बनाई, वो N10 में इंपोर्ट की, खुद ही लगा, उसका एक फ्लो बना, चेक चुक किया, कभी चला नहीं चला, API टेस्टिंग की, कनेक्ट हो गया, मैसेज चलेगा। मैंने एक टेस्ट वर्क स्पेस में किया, चल गया। मैंने फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, वो हो गया। फिर मैंने उसको लाइव इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो ना मेरी टीम को हो रहा है कि मैसेजेस आ रहे हैं बॉस के ना एक्टिव हुआ। फिर मैंने देखा वो बड़ा ना एक सेट पैटर्न में जाना, मैंने रैंडमनेस डालनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसमें मजीद इन्फॉर्मेशन और वेरिएबल्स डाल दिया कि अगर इसका मनी वैल्यू देखो, किसको साइन है उसको बोलो। फिर वो मैंने डाल दी कि उनकी कॉल सुनता है, स्क्रिप्ट्स लेता है, उसको उसके साथ उठा के अपना फीडबैक देता है एज द बेस्ट सेल्स एजेंट, और उसको हमारी सर्विसेज का सारा पता है। और वो उसमें पॉइंट्स आते हैं तुमने क्या गैप्स है, क्या चीज़ें की, फिर उसको समराइज करके देता है। और फिर एक डॉक का लिंक मैंने वहाँ शेयर करना शुरू किया कि ये खोलो और इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग। तो जो नए बच्चे हैं ना वो कहते हैं यार ये बॉस कितना विल है, सारा टाइम हमारे सर पे ही लगा होता है। और पुरानी टीम को तो ऑब्वियसली आइडिया हो गया इतनी मेहनत हमारा बॉस नहीं कर रहा। इवेंचुअली दे फाइंड आउट कि इट्स माय एडिटर। इसी तरह हमने बर्थडेज वगैरह पे कर दिया, ठीक है ना, कि वो स्लैक पे आती थी, मिस हो जाती थी। शुरू से मेरा ट्रेंड है कि सबको विश करना। क्या एनीवेज, तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, हम अपना मेरा जो दूसरा बिजनेस की लाइन है उसके अंदर हम अपना बॉक्सिंग ग्लव्स का फोटोशूट करते हैं, जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ में हम दुबई में, यूरोप में हम वो करा रहे होते हैं। और वो एक बड़ी हैसल होती है, खुद भी जाना, सामान भी पहुंचाना, वहाँ स्टूडियो मॉडल्स को फिगर आउट करना, और वो एक मतलब हमारे लिए नाइटमेयर था। पैसे से ज़्यादा बड़ी वो मॉडल्स आई हैं और बंदे आए हैं, नहीं आई एम नॉट इन अ गुड मूड टुडे। ओ भाई तू, तेरे लिए पूरा स्टूडियो रेडी किया, कैसे तू गुड। तो इस साल ना हमने अपने उन मेजर स्टोर्स के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं AI के ऊपर। और वो हमारा वो, अब मैं वो देख रहा था वो कैसे वाइप आउट हो गई ना वो इंडस्ट्री। उसमें वो सारी लाइटिंग वाली टीम, उसमें स्टूडियो वाली टीम, उसमें लॉजिस्टिक्स वाली टीम, वो जो कैटरर मैंने रखा था तो जाके उन मॉडल्स को खाना खिलाता था, वो भी उसका भी बिजनेस हर्ट हो गया ना। वाई? बिकॉज अब मैंने एक टीम यहाँ पे उसको ट्रेनिंग शुरू कर दी। और इसी में हमें एक स्टार्टअप मिला है छोटे छोटे, तो कहते हैं सर हम आपके लिए वीडियो क्रिएशन कर देंगे, आपको एड्स चाहिए ना एंड्रोमेडा कि आपने फोटोशूट कराना है, हम बना देंगे आपको सारा। अच्छा साहब, एक यहाँ पे कैच है। आई लव AI जनरेटेड कंटेंट, मगर आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बंदे से ही कि जो AI जनरेटेड कंटेंट है वो AI बॉट्स को ज़्यादा दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, मेटा खास तौर पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता, सब वैलिडेटेड टेस्टेड। एंड्रोमेडा जो है ना उसके अंदर देखिए आपने करना क्या है इसके अंदर, अगर आप कंटेंट लिखते हैं या कंटेंट बनवाते हैं AI के थ्रू और आप उसको लिख के जनाब पूरा एज इट इज उठा के फेंक देंगे, दैट विल ह्यूमन टच नहीं। आपने ये नहीं करना कि भाई वो वेवी ऐप है एक बड़े मजे की, उसमें आप पूरा N10 की तरह फ्लो बना के आप आउटपुट निकलवा सकते हैं अपने, लेकिन उसको वो क्यों इतना अच्छा कि आप उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डाल सकते हैं जो कि बिल्कुल ही एक इलॉजिकल इररियलिस्टिक किस्म की चीज़ ना आपके लिए डिज़ाइन कर दे। हमारे केस में क्या होता है कि जैसे हमारे बॉक्सिंग ग्लव्स हैं तो हमने एक वो बंदे को बनाने जिसने 2 पंच मारा है, फिर वो 8 B रोल्स हैं उनको जोड़ के हमारा वीडियो एडिटर ने वो वीडियो बना दी, उसमें हमारे वो प्रोडक्ट का भी चल रहा है, शिपमेंट का भी चल रहा है सारा। पहले भी तो यही होता था ना कि आप B रोल्स आ रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है, साउंड इफेक्ट्स आ रहा है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कंटेंट की। मेरी जो SEO डिपार्टमेंट था उन्होंने मेरे से बहस कर दी, नहीं सर AI कंटेंट आप सोच नहीं सकते। मैं कहा ठीक हो गया। मैं सर उस जमाने में SEO शुरू की थी जब यहाँ बच्चों को ना पता भी नहीं था, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खिलाता था और जॉब से सीखी हमने भी। मैं कहा ठीक हो गया। मैंने जनाब अपने मैनेजर को चैलेंज दिया, मैं कहा खोलो कंटेंट। उसने खोला, कहता ये देखें SEO से हमने किया, रैंक हो रहा है, लेकिन इसको आप डालें उसमें ये इतने 90 वो समझा 80% ना AI ट्रैक हुआ है इसमें, AI इसमें ना डिटेक्ट हुआ। मैं ठीक, मैंने उसका 4 साल पुराना कंटेंट उठाया उसी वेबसाइट से, मैंने उसी टूल में डाला, देखा 95% है।
और मैं कहा भाई टूल्स पे क्यों यकीन कर रहे हो तुम? खैर, तो उसका प्रोसेस ये है कि यू डू नॉट हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट हाँ, जीपीटी of वाला course. उठा के हाँ, आपने उसको रिसर्च के लिए यूज करें। जहाँ पे एक बच्चा दिन का 2500 वर्ड लिखता था वो 10,000 15,000 लिख सकता Word पे जा है। सकता उसकी रिसर्च कम होगी, उसकी कॉनोटेशन टोनालिटी चेंज हो जाएगी, ये चीज़ें हैं सारी। बहुत आइडियाज मिल जाते हैं। आई एग्री कि आप वही बात है, 10 लोगों का काम एक बंदा कर सकता है, एक बंदा कर सकता लेकिन वो एक बंदा भी आप एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते, मे बी एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। हाँ, मतलब जो बंदा भी इवॉल्व हो रहा है साथ, आई थिंक दे विल बी द रॉक स्टार्स इन द फ्यूचर, और जो नहीं हो रहे दे विल बी प्रॉपर्ली द प्लम्बर्स ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल, बिल्कुल। वही हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई आपके टाइम का। कोई लास्ट एडवाइस आप हमारे हसलर्स को, हमारे वो लोग जो कि ये जो आपकी हसल स्टोरी सुन रहे हैं, जो इससे इंस्पायर हो रहे होंगे यकीनन, उनको आप देना चाह रहे हैं कोई ऐसी फिलॉसफी आपके बिजनेस की, कारोबार की, लाइफ की? मेरे ख्याल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेचना सीखना चाहिए। हाउ टू सेल, दिस इज द सुपर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि आप हर इवेंट, हर एक्टिविटी पे बेच रहे होते हैं। अगर आप जॉब भी हासिल करने गए हैं तो आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। ट्रू। आप फॉर एग्जांपल मैरिज प्रपोजल पे में बैठे हुए, मैच मेकिंग में बैठे हुए, तो यू आर सेलिंग योरसेल्फ इन फॉर अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यू आर सेलिंग योरसेल्फ वन वे और अनदर इन एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो जितना अच्छा आप बेच सकते हैं उतनी अच्छे ही आपको जिंदगी में लोग मिलेंगे, इतनी अच्छी ही आपको सैलरीज मिलेंगी, इतने अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, इतना अच्छा ही आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, एवरेज इज द न्यू बेस्ट। ये मैंने एक जगह सीखा था, और इफ़ यू आर एवरेज एंड यू नो हाउ टू सेल, यू आर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा। आप लोग देखते रहिए सिंक विद साद की हसल स्टोरीज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बाकी हसलर्स के साथ क्लिप शेयर करें, और इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।